हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। आज हम यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ द कंक्रीट, ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट, टेस्ट ऑन कंक्रीट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस विच आर कम्स इन योर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। ठीक है, 2023-24 इसी तरीके से जो है काफी क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चन जो हैं पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। ठीक है, तो सेग्रीगेशन जो है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेग्रीगेशन क्या होता है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। ठीक है, तो जैसे कि यहां पे लिखा है सेग्रीगेशन इज द सेपरेशन। अब किसका सेपरेशन? जो हमारा कंक्रीट है वो चार तरह के कंपोनेंट से, मेजरली चार तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आपका सीमेंट, फिर आपका सैंड और फिर आपका एग्रीगेट और फिर हम उसके अंदर मिलाते हैं वाटर। तो जब ये कंपोनेंट जो हैं सेपरेट हो जाएं, जब हम इनको मिक्स करते हैं तो ये मिक्स प्रॉपरली होमोजीनियस मिक्स ना बन के और ये क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, यानी कि वाटर अलग हो जाए, सैंड अलग हो जाए, एग्रीगेट अलग हो जाए। तो इस प्रोसेस को, सेपरेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सेग्रीगेशन इज द सेपरेशन ऑफ द कंक्रीट कंपोनेंट्स, यानी कि कंक्रीट के अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं उनका सेपरेट हो जाना ही क्या कहलाता है? सेग्रीगेशन कहलाता है। इट अकर्स व्हेन कोर्स एग्रीगेट शोज द टेंडेंसी ऑफ द सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द कंक्रीट। ठीक है, ये कब होता है? जब जो कोर्स एग्रीगेट होगा, जो मोटा पार्टिकल होगा आपका, जो गिट्टी होगी, वो सीमेंट के पेस्ट को छोड़ के अलग निकल जाए। ठीक है, सीमेंट सैंड के पेस्ट को छोड़ के अलग निकल जाए तो उसे हम बोलेंगे क्या? सेग्रीगेशन। दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज वीक। इस तरह का जो कंक्रीट बनता है वो वीक होता है ड्यू टू लैक ऑफ होमोजेनिटी। उसमें होमोजेनिटी नहीं होती है। होमोजेनिटी का मतलब एक समान मिश्रण नहीं बनता है। ठीक है, यानी कि कहीं पे आपका एग्रीगेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, कहीं पे आपकी सैंड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं? नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। तो नॉन होमोजीनियस मिक्सचर ना बनने की वजह से क्या हो जाता है? जो कंक्रीट बनता है आपका वीक हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है? कॉजेज देखते हैं हम इसके अंदर। अगर आप बहुत ज्यादा कंक्रीट के अंदर पानी मिला दो, आवश्यकता से ज्यादा पानी मिला दो, नीड के अकॉर्डिंग ना होके हम उसके ज्यादा पानी मिला दें, तो क्या हो जाएगा? आपका सेग्रीगेशन होने के चांसेस रहते हैं। यानी कि टू वेट मिक्स, हाई वाटर सीमेंट रेशो, अगर आपने वाटर कंटेंट ज्यादा रख लिया तो आपका सेग्रीगेशन हो सकता है। अगर आप कंक्रीट को बहुत ज्यादा ऊंचाई से डाल रहे हैं नीचे तो भी सेग्रीगेशन हो जाता है। ठीक है, ड्रॉपिंग कंक्रीट फ्रॉम द एक्सेसिव हाइट्स, अगर आप ज्यादा हाइट से डालोगे तो जो है सेग्रीगेशन हो जाएगा। एक्सेसिव वाइब्रेशन और हैंडलिंग, अगर आप वाइब्रेटर जो है बहुत देर तक चला दोगे या बहुत देर तक आप वाइब्रेशन कर दोगे, जो कंपैक्शन है बहुत देर तक कंपैक्शन करोगे तो भी आपका सेग्रीगेशन हो जाएगा। पुअर मिक्स डिजाइन, अगर आपने जो डिजाइन मिक्स है वो सही प्रोपोर्शनिंग नहीं करी है। ठीक है, सीमेंट की मात्रा, सैंड की मात्रा और जो है एग्रीगेट की मात्रा सही क्वांटिटी में नहीं मिलाई है तो भी आपका सेग्रीगेशन हो जाएगा। लैक ऑफ फाइन एग्रीगेट, अगर आप कम फाइन एग्रीगेट रखोगे, यानी कि कम क्वांटिटी में सैंड रखोगे, कम क्वांटिटी में सीमेंट रखोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा? सेग्रीगेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सेग्रीगेशन की। अब हम बात करते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग भी एक तरह का सेग्रीगेशन ही है, मगर ब्लीडिंग में क्या होता है? जो वाटर है वो सेपरेट आउट हो जाता है, यानी कि वाटर जो है सरफेस के ऊपर तैरने लगता है। जब आप कंक्रीट बनाओगे तो अगर वाटर जो है वो सरफेस के ऊपर आके, कंक्रीट की सरफेस के ऊपर आके जो है तैरना स्टार्ट कर दे तो उसे बोलते हैं ब्लीडिंग। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इट इज द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द सेग्रीगेशन, ये भी सेग्रीगेशन ही है। इन इट सम ऑफ द वाटर फ्रॉम द कंक्रीट कम्स आउट टू द सरफेस ऑफ द कंक्रीट, यानी कि कुछ पोर्शन वाटर का जो है वो कंक्रीट की सरफेस पे आके जो है तैरना स्टार्ट कर देगा। ब्लीडिंग इज टेक्स प्लेस इन हाईली वेट मिक्स, बैडली प्रोपोर्शनिंग एंड इनसफिशिएंटली मिक्स्ड कंक्रीट। तो ब्लीडिंग भी इसी वजह से होती है जिस वजह से आपकी सेग्रीगेशन होती है, मगर जनरली ब्लीडिंग तब होती है जब ज्यादा वाटर कंटेंट का इस्तेमाल कर लिया जाता है, ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर लिया जाता है, वहां पे ब्लीडिंग होने के चांसेस जो हैं ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब सेग्रीगेशन ब्लीडिंग में हम देखते हैं इन केस ऑफ रूफ स्लैब, यानी कि ब्लीडिंग कब होती है? जब आप रूफ स्लैब बना रहे होंगे या फिर रोड स्लैब बना रहे होंगे। व्हेन कंक्रीट इज प्लेस्ड इन रेनी वेदर, जब आप कंक्रीट जो है बारिश के टाइम में इस्तेमाल कर रहे होगे,
एक्सेसिव ब्लीडिंग तब जनरेट होती है, उस टाइम पे आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके कॉजेज क्या हैं? तो जो सेग्रीगेशन के कॉजेज हैं वही आपके ब्लीडिंग के कॉजेज हैं। आपके पेपर में लिखने के लिए आएगा कि सेग्रीगेशन के कॉजेज लिखो, ब्लीडिंग के कॉजेज लिखो, तो दोनों के ही कॉजेज जो हैं, जो कारण है दोनों के ही, वो सेम है। ठीक है, मगर इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये है कि जब एक्सेस वाटर हो जाता है, हाई वाटर कंटेंट हो जाता है, तब ब्लीडिंग होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर कंपेयर टू द अदर मटेरियल, क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो दूसरे कंपोनेंट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम होती है, इसलिए वाटर जो है सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, इनएडिक्वेट कंपैक्शन, जब आप अच्छी तरीके से कंपैक्शन नहीं करते हो तब भी जो है ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, यानी कि दोनों को ही कंट्रोल करने के क्या उपाय हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोल वाटर, सबसे पहले तो जो वाटर है इन दोनों को ही जो है, वाटर जो है दोनों को ही क्या करता है, प्रभावित करता है। तो वाटर जो है आपका एक्यूरेट क्वांटिटी में होना चाहिए, जितना आपको नीडेड है, जितनी आपकी जरूरत है उतना ही आपको वाटर सीमेंट रेशियो आपको लेना चाहिए, जितनी आपकी वर्केबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायरमेंट है। वाटर की रिक्वायरमेंट किसके अकॉर्डिंग होती है? वर्केबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वर्केबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही वाटर में रखना है, एक्सेस वाटर नहीं मिलाना है। मेंटेन द करेक्ट वाटर सीमेंट रेशियो, अवॉइड एक्सेस वाटर, हमें एक्सेस वाटर नहीं मिलाना है। प्रॉपर मिक्सिंग, एंश्योर गुड मिक्सिंग, गुड मिक्स डिजाइन विद एडिक्वेट फाइन मटेरियल। अब हमें फाइन मटेरियल्स यहां पे ज्यादा रखने हैं। ठीक है, जितने आपके ज्यादा फाइन मटेरियल्स होंगे उतनी आपकी सेग्रीगेशन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज हैंडलिंग, प्लेस द कंक्रीट फ्रॉम द कंट्रोल्ड हाइट्स एंड अवॉइड ओवर वाइब्रेशन। हमें क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें जो है कंक्रीट को बहुत ऊंचाई से, जो अगर मान लिया हमें जो है आपके किसी गड्ढे में, कोई बहुत गहरा गड्ढा है उसमें आपको कंक्रीटिंग करनी है, तो ऐसा ना हो कि आप ऊपर से ही कंक्रीट छोड़ दो जिससे कि हाइट ज्यादा हो जाए और नीचे गिरते ही क्या हो जाए, आपका एग्रीगेट जो है वो सीमेंट पेस्ट को छोड़ के अलग निकल जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे? सेग्रीगेशन बोल देंगे। ठीक है, तो ज्यादा हाइट से कंक्रीट ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हमें ओवर वाइब्रेशन नहीं करना चाहिए, बहुत देर तक वाइब्रेटर नहीं चलाना चाहिए, बहुत देर तक हमें वाइब्रेशन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कॉम्पैक्शन, एंश्योर प्रॉपर कंपैक्शन, और जो भी हम कंक्रीट करें उसका प्रॉपर कंपैक्शन हो, ओवर कंपैक्शन ना हो, बस प्रॉपर कंपैक्शन हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब हम कंक्रीट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो उसके ग्रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आप लोगों ने सुना होगा कभी, आप जब आप साइट पे जाओ कभी भी आप, तो आप सुनना तो कि हमारी साइट पे जो है M10 का कंक्रीट आ रहा है, M25 का आ रहा है, M30 का आ रहा है, M40 का कंक्रीट आ रहा है। तो दीज आर द ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, जैसे कि M20, M30, M40, M50, ये अप टू M100 तक होता है। ठीक है, और अब तो M100 से भी ज्यादा के जो है आपके ग्रेड के कंक्रीट मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, बनाए जा सकते हैं। तो इसमें जो है मैंने आपको बताया कि M, एक तो होता है M और एक होता है यहां पे नंबर, जो कि आपका किसकी फॉर्म में होगा? 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे जो है आपके मल्टीपल्स फॉर्म में जो है नंबर्स हो सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 अप टू 100 तक नंबर हो सकते हैं। अब इसमें जो M है, इसमें ये जो M है, ये M जो है आपका रिप्रेजेंट करता है मिक्स को। ठीक है, ये क्या है? रिप्रेजेंट करता है आपका मिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो 10 रिप्रेजेंट करता है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। 10 इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। और स्ट्रेंथ कौन सी होती है? दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो ये 10 क्या है? आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अभी हम आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये 10 को अभी आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ समझो कंक्रीट की। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम न्यूटन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ विच इज रिप्रेजेंटेड एज न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो कंक्रीट ग्रेड्स आर क्लासिफाइड बाय देयर मिनिमम 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब जब हमने कंक्रीट टेस्ट हमने पढ़ा था, कंक्रीट क्यूब टेस्ट हमने पढ़ा था या सीमेंट क्यूब टेस्ट हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने ये देखा था कि जब भी हम टेस्ट करते हैं तो कंक्रीट क्यूब को पहले जो है 28 डेज तक, पहले हम एक कंक्रीट क्यूब बनाते हैं, उसके अंदर जो है कंक्रीट मोल्ड बनाते हैं जिसका साइज 150 बाई 150 बाई 150 का होता है। ठीक है, कंक्रीट मोल्ड का साइज कैसे होता है? ये आपका एक क्यूब होता है। ठीक है, कंक्रीट मोल्ड एक क्यूब होता है। ठीक है, जिसका साइज जो होता है वह 150 का होता है, यानी कि इसकी ये वाली डायमेंशन कितनी होगी? 150 mm की होगी।
ठीक है, सारी डायमेंशन इसकी कितनी होंगी, 150 एम की होंगी। तो 150 एम का जो है ये एक मोल्ड होगा। इस मोल्ड में पहले आप कंक्रीट को फिल करोगे जिसको आपको टेस्ट करना है, ठीक है। तो हम इस मोल्ड में हमने क्यूब को जो है हमने जो है कंक्रीट को फिल कर लिया, ठीक है। कंक्रीट को फिल करने के बाद इसको 24 आवर्स तक हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद इस मोल्ड को हम खोल के, ठीक है, क्योंकि कंक्रीट सेट हो चुका होता है, मोल्ड को हम खोल के जो है कंक्रीट के ब्लॉक को बाहर निकाल लेते हैं। ब्लॉक को बाहर निकालने के बाद उसके बाद उसको जो है हम पानी के अंदर इमर्ज कर देते हैं। कितने दिनों तक, 28 दिन तक इसको पानी के अंदर, इस क्यूब को जो है पानी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि 28 दिन के बाद जब हम उसको निकालेंगे, 28 दिन के बाद हम जब क्यूब को निकालेंगे और फिर उसको जो है कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के अंदर रखेंगे, कंप्रेशन के अंदर रखेंगे और लोड लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिस लोड पे वो ब्रेक हो जाएगा उसकी वो वाली स्ट्रेंथ ही कितनी है आपकी, 10 है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ कौन सी है, दिस इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कब आएगी ये, आफ्टर 28 डेज। कितने दिन के बाद आएगी ये वाली स्ट्रेंथ, ये 28 दिन के बाद ये वाली स्ट्रेंथ आएगी। तो M10 क्या है यहां पे, M इज द मिक्स और 10 इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज मेजर्ड इन स्टैंडर्ड कंडीशन। ये हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करी जाती है। स्टैंडर्ड कंडीशन कैसी होगी कि जो आपका कंक्रीट क्यूब होगा वो 150 बाई 150 बाई 150 mm का होगा। जो आपका कमरे का टेम्परेचर होगा जिस पे आप उसको 24 घंटे तक रखोगे मोल्ड को, जब आप उसमें कंक्रीट डाल दिए होंगे और फिर आपको उसको 24 घंटे तक रखना पड़ेगा, तो वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद उसको आप जो है पानी के अंदर इमर्ज करोगे, ठीक है। इमर्ज करने के बाद उसको आप बाहर निकालोगे 28 दिन बाद। तो ये सारी क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट किस में होता है, ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में टेस्ट होता है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज डन ऑन 150 mm कंक्रीट क्यूब, यानी कि 150 mm कंक्रीट क्यूब पे जो है इसका टेस्ट होता है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, अब हम किस तरीके से ग्रेड ऑफ कंक्रीट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है, M10, M20, M30, M40, M50, ठीक है। तो अगर आपके पास आपने जो है बहुत ज्यादा सीमेंट कंटेंट उसके अंदर मिलाया हुआ है तो जो है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, और ज्यादा सीमेंट कंटेंट मिलाया हुआ है तो उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा आएगी। तो जो है आपकी जो जैसे जैसे आप सीमेंट जो है आप उसके कंक्रीट के अंदर बढ़ाओगे तो आपकी स्ट्रेंथ भी जो है इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही आपका M10 का भी हो सकता है, M20 का भी हो सकता है, M30 का भी, M40 का, M50 का, अप टू M100 तक हो सकता है। यहां पे जो M है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो मिक्स को रिप्रेजेंट करता है। 10, 20, 30, 40, 50 आर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको हम किस में लिखते हैं, MPa में लिखते हैं। अब ये MPa क्या है, MPa इज द मेगा पास्कल, ठीक है। ये क्या है, MPa इज द मेगा पास्कल, और मेगा पास्कल जो होता है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर ही होता है, ठीक है। MPa को हम न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि मैं इसको कह सकता हूं या तो इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख दो या फिर इसको MPa लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। चाहे आप इसको 10 को MPa बोल दो, चाहे इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर बोल दो, बात एक ही है। इसकी जो यूनिट रहेगी वो MPa भी रह सकती है और न्यूटन पर mm स्क्वायर भी रह सकती है, ठीक है। M20 यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, M20 shows the crushing strength of the cube having 150 mm at 28 days is 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो M20 क्या शो करता है, ये शो करता है कि दिस इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब एट 28 डेज, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगी उसकी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। अभी हमने क्या पढ़ा, ग्रेड ऑफ द कंक्रीट पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। फॉलोइंग आर द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। नंबर 1 इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ द कंक्रीट हमने पहले ही पढ़ लिया ये वाला, तो यही जो है इसकी एक वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी जो है बन जाएगी, ठीक है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहां पे ये लिखा है, कंक्रीट इज नोन बाय इट्स ग्रेड विच इज डेजिग्नेटेड एज M15, M20 एटसेट्रा, इन विच M रेफर्स टू द कंक्रीट मिक्स। M किसको रिप्रेजेंट करता है, मिक्स को रिप्रेजेंट करता है। किसका मिक्स, कंक्रीट मिक्स, ठीक है। एंड नंबर 15, 20 डिनोट्स द स्पेसिफिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसको हम FCK भी बोल सकते हैं। इस जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, FCK बोलते हैं।
और ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है? ये 150 mm³ की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है एट 28 डेज। 28 दिन बाद उस क्यूब की जो स्ट्रेंथ आएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन पर एम स्क्वायर से, या फिर एमपीए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दस कंक्रीट इज नोन बाय इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इस तरीके से हम कंक्रीट को जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। लाइक लोड, द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज ऑल्सो ए क्वालिटी विच वेरीज कंसिडरेबली फॉर द सेम कंक्रीट मिक्स। अब हम जब कंक्रीट को मिक्स करते हैं, जब हम कंक्रीट क्यूब बनाते हैं, तो सिर्फ एक कंक्रीट क्यूब नहीं बनाते हैं, हम बहुत सारे कंक्रीट क्यूब बनाते हैं, ठीक है। अब जब हम कंक्रीट क्यूब बहुत सारे बनाते हैं तो उन सारे कंक्रीट क्यूब को हम टेस्ट करेंगे। तो क्योंकि जब एक ही कंक्रीट, जब हमने एक ही मिक्सचर से बहुत सारे कंक्रीट क्यूब बनाए हैं, तो सभी कंक्रीट क्यूब की जो स्ट्रेंथ है वो क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हर एक क्यूब की जो स्ट्रेंथ आती है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है। मान लिया जो आपने मिक्सचर बनाया था वो आपने M20 का मिक्सचर बनाया था, मगर आपने जब क्यूब, बहुत सारे क्यूब उसके बनाए और अलग अलग क्यूब को टेस्ट करना स्टार्ट किया, तो कुछ क्यूब की जो स्ट्रेंथ आ रही है वो मान लिया 18 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ रही है, कुछ की जो है आ रही है आपकी 19 आ रही है, बहुत सारे क्यूब की आपकी 20 भी आ रही है जिस स्ट्रेंथ का आपने मिक्स बनाया था। फिर कुछ क्यूब की स्ट्रेंथ आपकी 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर भी आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जितने आपने क्यूब बनाए उन सबकी जो स्ट्रेंथ है वो एक ना आके अलग अलग आती है। मगर हमें जो है उस मिक्स की कोई एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेनी है। तो ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है वो बहुत सारी आएगी, मगर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमें चूज करनी पड़ेगी। हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को निकालना पड़ेगा, ठीक है। मगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आएगी वो हर एक, उस जो आपका मिक्सचर है, उस मिक्सचर में जितने आपने क्यूब बनाए हैं सबकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है अलग अलग आती है। तो यही हमने लिखा है, लाइक लोड द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज आल्सो द क्वालिटी विच वेरीज कंसिडरेबली फॉर द सेम कंक्रीट मिक्स। यानी कि सेम कंक्रीट मिक्स होगा, मगर जो आपकी स्ट्रेंथ आएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो अलग अलग आएगी। देयरफॉर ए सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नोन एज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज यूज्ड। अब जब अलग अलग वैल्यू आ रही है तो उन अलग अलग वैल्यू में से हमें कोई एक वैल्यू चूज करनी पड़ेगी, जिस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब हमारा यहां पे मेन जो है टारगेट हो गया कि किस तरीके से हम कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को फाइंड करें। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कंक्रीट की क्या है? दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट को समझने के लिए हम उसकी डेफिनेशन समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। अभी इस डेफिनेशन को यहीं छोड़ते हैं और एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लिया हमारे पास, हमने एक मिक्स बनाया, ठीक है, हमने एक मिक्स बनाया, जो मिक्स जो था हमें कैलकुलेट करना है कि उस मिक्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस मिक्स से जो है टोटल 120 क्यूब्स, 120 क्यूब्स जो हैं उस मिक्स से हमने 120 कंक्रीट क्यूब्स जो हैं बना लिए। अब उन 120 कंक्रीट क्यूब्स को हमने किस में रख दिया? 24 आवर्स के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने रूम टेम्परेचर पे उसको एक दिन के लिए रख दिया। एक दिन बाद उन सारे क्यूब्स को हमने खोल लिया और उनको हमने पानी के अंदर 28 दिन तक इमर्ज कर दिया। 28 दिन तक हमने उसको पानी के अंदर डाल दिया, उन सारे 120 क्यूब्स को। अब 28 दिन बाद हमने 120 क्यूब्स को बाहर निकाल लिया और उनको वन बाय वन हमने जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन के अंदर लगा के और उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने का मतलब ये होता है कि हमने क्यूब को कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के अंदर लगाया, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से इस तरीके से लोड पड़ेगा, कंप्रेसिव लोड, जिस लोड पे वो टूट जाएगा दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और वही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने यहां पे पढ़ी है, ठीक है। अब 120 हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएंगी उन क्यूब्स की, ठीक है। तो मान लिया हमारे पास जो डेटा आया निकल के 120 क्यूब्स का जो डेटा आया वो मैंने इसको यहां पे लिखा है, ठीक है। मान लिया जो आपके 5 MPa जो स्ट्रेंथ आई थी वो 5 क्यूब की आई, ठीक है। 15 MPa स्ट्रेंथ आई आपकी 15 क्यूब्स की, 17 MPa स्ट्रेंथ आई आपकी 20 क्यूब्स की, 27 MPa स्ट्रेंथ आई आपकी 5 क्यूब्स की, 26 MPa स्ट्रेंथ आई आपकी 15 क्यूब्स की, और
25 MPa स्ट्रेंथ आई आपकी 20 क्यूब्स की और 20 MPa स्ट्रेंथ आई आपकी 40 क्यूब्स की। ठीक है, ये आपके पास डेटा मिला आपको। अब इसको सम करके देख लो आप, टोटल 120 आएगा। 15 प्लस 5 20 और 20 40, 15 5 प्लस 5 20 और 20 40, 40 और 40 80, 80 और 40 120। तो 120 के 120 का हमने टेस्ट रिजल्ट यहां पे लिख दिया है। ठीक है, 5 क्यूब ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ सबकी 5 MPa है, 15 क्यूब ऐसे हैं जिनकी सबकी स्ट्रेंथ 15 MPa है, 20 क्यूब ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ जो है 17 MPa है, 5 क्यूब ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ 27 MPa है, और 26 क्यूब ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ जो है 15 क्यूब ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ 26 MPa है। इस तरीके से सारी हमने स्ट्रेंथ यहां पे टेबल यहां पे बना ली। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहां पे एक ग्राफ बना लिया। इस ग्राफ में हमने क्या किया, नीचे की साइड तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिख दिया और इधर की साइड हमने नंबर ऑफ स्पेसिमेन लिख दिया कि कितने स्पेसिमेन पड़ रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहां पे ग्राफ बनाया तो हमने देखा जो 20 वाली जो स्ट्रेंथ है, जो 20 वाली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, उसमें सबसे ज्यादा क्यूब लाई कर रहे हैं, यानी कि 40 क्यूब जो है, जो 20 MPa है वो सबसे ज्यादा क्यूब हैं इसमें। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा क्यूब पड़ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने यहां पे मार्क कर दिया कि 5 क्यूब ऐसे थे जिनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5 थी, और जो आपके 15 क्यूब ऐसे हैं जिनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15 है, 20 क्यूब ऐसे हैं जिनकी 20 MPa स्ट्रेंथ ऐसी है जिसके क्यूब किसी कॉरस्पॉन्डिंग क्यूब कितने हैं, 40 हैं। ठीक है, इसी तरीके से 25 स्ट्रेंथ जो है वो आपके 20 क्यूब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 26 की स्ट्रेंथ जो है आपके जो है 15 क्यूब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये पूरा ग्राफ यहां पे ड्रॉ कर लिया और बाद में जो है इनको पूरे को हमने डॉट से जो है कर्व शेप से इसको मैच कर दिया। तो इस तरीके से आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल 120 क्यूब्स थे इसका 5% निकाल देंगे। तो अगर मैं 120 क्यूब का 5% निकालूं तो यहां से क्या आएगा, 5 से जो है इस 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 6 जा 12, यानी कि कितने आ जाएंगे, 6 नंबर्स। यानी कि 120 का 5% कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो 6 नंबर क्यूब्स की जो स्ट्रेंथ है, 6 नंबर क्यूब के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ है वो हमें निकालनी है। कौन सी स्ट्रेंथ, मिनिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, कौन सी स्ट्रेंथ निकालनी है, मिनिमम स्ट्रेंथ निकालनी है। तो यानी कि मान लिया हमारा 5 यहां पे है और यहां पे 10 है हमारा। ठीक है, यहां पे 5 है, यहां पे 5 है, यहां पे 10 है, तो यहां पे कहीं हमारा 6 होगा, यहां पे क्या होगा, 6 होगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ मान लिया आपकी ये आई, और ये स्ट्रेंथ मान लिया आपकी कितनी आ गई, ये स्ट्रेंथ आ गई मान लिया 8 MPa। ठीक है, दिस स्ट्रेंथ इज 8 MPa। तो ये जो 8 MPa स्ट्रेंथ आई है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी कि FCK कितना हो जाएगा, 8 MPa। अब ये 8 MPa का मतलब ये है कि यहां पे 6 क्यूब ऐसे हैं जिनकी 6 क्यूब ऐसे हैं जिनसे सारे क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हैं वो बड़ी हैं। ठीक है, यानी कि 95% क्यूब ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ जो है 8 MPa से ज्यादा है। हमारे पास 95% क्यूब ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ जो है किससे ज्यादा है, 8 MPa से ज्यादा है। या फिर हम उल्टा बोलें कि 5% क्यूब ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ 8 MPa से कम है। ठीक है, तो यही बोल रहा है ये, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ बिलो विच, यानी कि इस स्ट्रेंथ के बिलो 8 MPa से कम, it is defined as the value of the strength below which not more than 5% of the test result expected to fall, यानी कि इससे नीचे सिर्फ 5% क्यूब ही हो, इससे ज्यादा ना हो। तो 8 MPa से नीचे सिर्फ 6 क्यूब्स ही हैं, यानी कि 5% है। तो इसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 8 MPa हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। मगर जब आप बिल्डिंग में आप जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका बीम हो गया, आपका कॉलम हो गया, तो कॉलम पे तो लोड कंप्रेसिव लोड ही आएगा, मगर बीम पे जो लोड आएगा वो कैसा लोड आएगा, बेंडिंग में लोड आएगा। वो कभी भी ऐसे कंप्रेसिव लोड नहीं आएगा। बीम पे लोड कैसे आएगा, बीम पे लोड बीच में आएगा जिसकी वजह से बीम बेंड होगी, तो यहां पे क्या आएगा, बेंडिंग लोड आएगा। और बेंडिंग लोड को हम बोलते हैं फ्लेक्चर, यानी कि बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्चर बोलते हैं। तो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करें, हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो कैलकुलेट कर ली, मगर जो बीम इस तरीके से बेंड होती है उस स्ट्रेंथ को बोलते हैं फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। तो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करें, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन फ्लेक्चर मेंबर, अगर हमें फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा CBC।
सिग्मा सीबीसी इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये जो सिग्मा सीबीसी है ये होता है आपका 0.67 ऑफ एफसीके, यानी कि जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का है उसको 0.67 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ यहां से आ जाएगी, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, नेक्स्ट जो है आपका जो इसमें प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट और द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और द क्रैकिंग स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट है हमारी जो क्रैकिंग स्ट्रेंथ है या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ यहां से काट देते हैं, ठीक है। जो क्रैकिंग स्ट्रेंथ है या फिर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है कंक्रीट की। तो जो आपकी जो क्रैकिंग स्ट्रेंथ है या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है, वो 0.7 ऑफ एफसीके होती है, यानी कि आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की आ जाती है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ को एफसीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्रैकिंग स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रीप इन कंक्रीट। अब ये जो क्रीप प्रॉपर्टी है सबसे पहले इसको देखते हैं, क्रीप क्या होता है। अगर किसी मटेरियल पे हम लोड लगा देते हैं और उसको लोड लगा हुआ छोड़ देते हैं तो वो मटेरियल जो है उस लोड के अकॉर्डिंग उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो होता ही है, बट उसके अंदर एक कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है, एक जो है उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रीप। क्रीप क्या होता है, जैसे कि आपने कभी बेल्ट देखी होगी, तो बेल्ट को जब आप नई खरीद के लेके आते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट बेल्ट जो है, अगर आप इसको फ्लैट सरफेस पे बेल्ट को बिछा दो तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, मगर जब बहुत टाइम तक आप उसको पहने रखो तो क्या होगा, आपकी बॉडी का जो आपका बॉडी का जो बाहर की साइड जो फुलाव है, उस फुलाव होने की वजह से जो बेल्ट के ऊपर, बेल्ट में क्या आएगी, टेंशन आएगी, और वो बहुत लंबे समय तक जो है वो टेंशन जो है उसके अंदर बरकरार रहेगी। जब भी आप बेल्ट को पहनोगे तो उसमें टेंशन लगेगी, ठीक है। तो जो बेल्ट की शेप है वो थोड़ी सी कर्व शेप में हो जाएगी, ठीक है। तो अब जब बहुत टाइम बाद जब आप उसको बेल्ट को फिर दोबारा से जो है फर्श पे बिछाओगे तो वो उसमें थोड़ा सा आप देखोगे कि थोड़ा सा जो है उसके अंदर कर्व आ गया है। तो वो जो डिफॉर्मेशन होता है लॉन्ग टाइम में, जब आप बहुत दिनों तक लोड लगा रहा और बहुत दिनों तक लोड लगे रहने की वजह से जो उसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, जो लोड के हटाने के बावजूद भी नहीं जाएगा, ऐसा डिफॉर्मेशन को हम बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो वो जो परमानेंट डिफॉर्मेशन उसके अंदर हो गया, वो डिफॉर्मेशन क्या कहलाता है, क्रीप कहलाता है। और क्रीप, अब हम देखते हैं क्रीप किस वजह से होता है। तो क्रीप किस वजह से होता है, जब किसी भी मटेरियल पे जो लोड लगा रहेगा वो कॉन्टिन्यूस लगा रहेगा और उसमें जो है कुछ टेम्परेचर भी उसके अंदर मेंटेन रहेगा और लोड भी परमानेंट लगा रहेगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा, क्रीप डिफॉर्मेशन वहां पे आ जाएगा। तो इट इज द टाइम डिपेंडेंट। सबसे पहली बात तो ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए लोड लगा रहे। फिर इट कंक्रीट स्लोली एलोंगेट्स और शॉर्टन्स। या तो कंक्रीट जो है अगर उस पर कंप्रेसिव लोड लगा रहेगा तो वो या तो शॉर्टन हो जाएगा या तो छोटा हो जाएगा, और या फिर अगर उसमें टेंसाइल लोड लगा होगा तो या फिर वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, या तो इलोंगेट्स हो जाएगा या शॉर्टन हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस भी डायरेक्शन में आपका फोर्स लगा होगा उसमें, ठीक है। इट इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और दूसरी बात यह है कि ये कैसा डिफॉर्मेशन है, आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उस डिफॉर्मेशन को बोलते हैं कि जब हम लोड को हटा भी दें, अगर हम लोड को हटा भी दें तब भी आपका मटेरियल उसी शेप में, अपनी परमानेंट शेप में वापस नहीं आता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन उसको बोलते हैं कि अगर मान लिया हमारे पास कोई स्टील की बॉडी है, अगर हमारे पास कोई स्टील की बॉडी है, मान लिया आपके पास बार है, स्टील बार, ठीक है, ये आपके पास स्टील बार है, इस पर आप कोई लोड लगा दिया आपने W, ठीक है, और आपने इसको यहां से फिक्स कर दिया। जब आपने इस पर लोड लगाया W तो इसमें थोड़ा सा इलोंगेशन आ गया, ठीक है, इसमें क्या आ गया, थोड़ा सा इलोंगेशन आ गया, ठीक है, ये इलोंगेशन आ गया। मगर जब आपने इस लोड को हटाया तो ये क्या हुआ, ये जो इलोंगेशन आया था वो दोबारा से खत्म हो गया, ठीक है, यानी कि स्टील बार ने अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लिया, ठीक है। अब स्टील बार क्या हो गई, अपनी ओरिजिनल वाली शेप में ही चली गई, जो स्ट्रेन डेवलप हुआ था वो खत्म हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द इलास्टिक स्ट्रेन। ये क्या कहलाता है, आपका इलास्टिक स्ट्रेन कहलाएगा, ठीक है, दिस इज द इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। और ये डिफॉर्मेशन कैसा है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। मगर जब ये डिफॉर्मेशन वापस ना जाए, ठीक है, वापस ना जाए, यानी कि जब आपने लोड कंटिन्यूसली लगा रखा है और इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो क्रीप का डिफॉर्मेशन कैसा है, आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, यानी कि एक बार आपने लोड लगाया, कंटिन्यूस समय तक, बहुत टाइम तक लगा रहा, तो जो उसके अंदर प्लास्टिक, जो उसके अंदर जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, उसको हम बोलेंगे क्या,
प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्रीप स्ट्रेन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द सस्टेन्ड लोड। और सबसे पहली बात इसके अंदर क्या है कि ये सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ लोड, कितनी ड्यूरेशन के अंदर अंदर हमने लोड लगाया उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज कैलकुलेटेड बाय क्रीप कॉफिशिएंट, और इसको हम क्रीप कॉफिशिएंट से कैलकुलेट करते हैं। क्रीप कॉफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्रीप कॉफिशिएंट इज इक्वल टू क्रीप स्ट्रेन, यानी कि क्रीप की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप हुई, और इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, तो क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, इन दोनों का जो रेशो होता है वो कहलाता है आपका क्रीप कॉफिशिएंट। ठीक है, और स्ट्रेन का आपको पता ही है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन? इट इज द चेंज इन लेंथ एंड अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रेन आएगी ये क्रीप वाले टाइम में भी स्ट्रेन आएगी, और जो है आपकी ये इलास्टिक स्ट्रेन भी आएगी। तो जो आपकी क्रीप स्ट्रेन होगी अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, इन दोनों का जो रेशो होगा उसको हम बोल देंगे क्रीप कॉफिशिएंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कोड द वैल्यू ऑफ द अल्टीमेट क्रीप कॉफिशिएंट इज टेकन एज, यानी कि कंक्रीट के केस में जो क्रीप कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू जो होती है 1.6 ली जाती है 28 दिनों में। ठीक है, ऑफ लोडिंग। ठीक है, तो जिस तरीके से क्रीप होता है, अब हम उससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट। श्रिंकेज का मतलब ये है कि कंक्रीट का सिकुड़ जाना। ठीक है, तो जब भी कंक्रीट के अंदर से वाटर का इवेपोरेशन होता है, तो कंक्रीट क्या होता है, जब वाटर का इवेपोरेशन हुआ तो जिस जगह से वाटर निकला उस जगह से कंक्रीट जो है अपने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, और जब वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा तो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ डिमिनिशिंग इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, जब कंक्रीट ड्राई हुआ, ड्राई का मतलब उसके अंदर से वाटर जो है बाहर निकला, तो जो है उसने अपने वॉल्यूम को क्या कर लिया, श्रिंक कर लिया। तो दिस डिमिनिशिंग इन वॉल्यूम इज कॉल्ड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। हार्डनिंग इज टर्म्ड एज श्रिंकेज। ठीक है, एंड हार्डनिंग इज टर्म्ड श्रिंकेज। नेक्स्ट, कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, अब हम कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी के बारे में समझते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट property of physical property of concrete. It is the ability of concrete to resist environmental damage. तो ये क्या करती है, environmental damage को resist करती है। ठीक है, environmental damage कैसे, जैसे बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज जो है आपकी बारिश आ रही है, ठीक है, आपका भूकंप आ रहा है, ठीक है, इन सबको जो है क्या करती हैं, रेजिस्ट करती है। जैसे कि वेदरिंग का मतलब है तेज आंधी तूफान चलना। ठीक है, तेज आंधी तूफान चलने की वजह से बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स पे फर्क पड़ना, यानी कि उसके स्ट्रक्चर पे अगर नहीं फर्क पड़ रहा, बहुत तेज आंधी चल रही है, बहुत तेज जो है बारिश हो रही है, तो इन सब होने के बावजूद भी जो है बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो बिल्डिंग की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत सही है। ठीक है, केमिकल अटैक, यानी कि अगर बिल्डिंग जो है ऐसी जगह बनी हुई है जो समुद्र के किनारे जो इलाके होते हैं वहां पे जो पानी होता है वो सल्फर वाला पानी होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वहां पे सल्फेट अटैक होता है बिल्डिंग के ऊपर, केमिकल अटैक होता है। तो केमिकल अटैक होने की वजह से जो बिल्डिंग का मटेरियल है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो वो भी किसके अंदर आता है, आपका ड्यूरेबिलिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट इज एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब कि बिल्डिंग के ऊपर अगर घसड़ लगती है, ठीक है, उसमें जो है स्क्रैच वगैरह पड़ते हैं, तब भी जो है कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ये भी किसके अंदर आएगा, आपके ड्यूरेबिलिटी के अंदर आएगा। ऑल्सो इट इज द एबिलिटी ऑफ द कंक्रीट टू मेंटेन द परफॉर्मेंस। ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस है पूरी लाइफ टाइम, जितने टाइम के लिए आपने बिल्डिंग को डिजाइन करा था, मान लिया आपने 50 साल के लिए बिल्डिंग को डिजाइन किया, मान लिया आपने 100 साल के लिए बिल्डिंग को डिजाइन किया, तो उन पूरे 100 साल और 50 साल में जो उसकी फंक्शनिंग है बिल्डिंग की, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, जैसे आपने स्टार्टिंग में बनाई थी वैसे ही वो बिल्डिंग रहे, दैट इज कम्स इन दी ड्यूरेबिलिटी। यानी कि मेंटेनेंस जो है, उसकी परफॉर्मेंस जो रहे वो थ्रू आउट इट्स लाइफ मेंटेन रहे। ऑल्सो इट इज द एबिलिटी ऑफ द कंक्रीट टू maintain performance over its intended life, typically 50 to 100 years. ठीक है, नेक्स्ट, इट इज एक्वायर्ड बाय प्रॉपर मिक्सिंग डिजाइन ऑफ कंक्रीट। अब किस तरीके से हम इसको एक्वायर कर सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी अच्छी कैसे बना सकते हैं, कि हम जो भी मिक्स बना रहे हैं कंक्रीट मिक्स, वो एक अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट मिक्स बनाएं, उसको प्रॉपर मिक्सिंग करें उसकी। ठीक है, उसकी जो प्रोपोर्शनिंग है वो प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग उसके अंदर हम रखें। ऑल्सो इट इज एक्वायर्ड बाय प्रॉपर प्लेसमेंट एंड क्यूरिंग टू कंट्रोल परमेबिलिटी एंड रेजिस्ट अटैक लाइक सल्फेट,
कार्बोनेशन एंड फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल्स एंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सर्विसिबिलिटी। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करें, ये जो किस तरीके से एक्वायर करी जाती है, अगर हम प्लेसमेंट अच्छी तरीके से करें बिल्डिंग का, बिल्डिंग के अंदर जो कंक्रीट का प्लेसमेंट है, ठीक है, जब भी हम बिल्डिंग को बना रहे हैं तो बीम के अंदर, कॉलम के अंदर कंक्रीट का जो प्लेसमेंट है वो प्रॉपर प्लेसमेंट हो, उसकी मिक्सिंग प्लेसमेंट हो, उसकी मिक्सिंग जो है वो प्रॉपर मिक्सिंग हो, ठीक है, क्यूरिंग अच्छी तरीके से क्यूरिंग हो, ठीक है, रेजिस्ट अटैक लाइक सल्फेट, उस पे सल्फेट का अटैक तब नहीं होगा जब उसकी क्यूरिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से हम क्यूरिंग कर देंगे, जितने भी पोर्स हैं हम सारे फिल कर देंगे, ठीक है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग से बच जाएंगे हम, एंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सर्विसिबिलिटी, और हमें जो है लॉन्ग टर्म सर्विसिबिलिटी जो है हम ऑब्टेन कर सकेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट, अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने सारी पढ़ ली, नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। नेक्स्ट सब, तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेटिंग टाइम। तो सेटिंग टाइम जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में किस तरह आता है ये हम ये देखते हैं। सेटिंग टाइम हम जो है किस तरीके से हम कंक्रीट का जो है सेटिंग टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि बहुत जल्दी से कंक्रीट जम जाए, जैसे कि हमने पढ़ा था रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, तो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर तो सिर्फ हम फाइन ग्राइंडिंग कर रहे थे, मगर जो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम अगर कैल्शियम क्लोराइड को ज़्यादा बना दें, अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को उसके अंदर मिक्स कर दें, एक साल्ट कैल्शियम क्लोराइड जो है उसको हम सीमेंट के अंदर मिक्स कर दें, ठीक है, अपने पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर मिक्स कर दें कैल्शियम क्लोराइड को, तो आपकी जो उसकी सेटिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। द सेटिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट कैन बी रिड्यूस बाय एडिंग एक्सेलरेटर, अगर हम उसमें एक्सेलरेटर मिला दें तो उसका सेटिंग टाइम जो है रिड्यूस हो जाता है। द मोस्ट कॉमन एक्सेलरेटर फॉर द प्लेन कंक्रीट वर्क इज कैल्शियम क्लोराइड। अगर कैल्शियम क्लोराइड को हम कंक्रीट के अंदर डाल देंगे तो उसका सेटिंग टाइम जो है रिड्यूस हो जाएगा, वो एकदम से जम जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर सीमेंट रेशो। अब जो वाटर सीमेंट रेशो है, हम किस तरह के, हम वाटर सीमेंट रेशो का मतलब यह है कि कितनी क्वांटिटी के वाटर हम जो है हम उसके अंदर डालें, ताकि जो है हमें वर्केबिलिटी भी अच्छी मिले और स्ट्रेंथ भी हमें अच्छी मिले, ठीक है, दोनों जो है चीजें हमें मिल जाएं, स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक रहे और वर्केबिलिटी भी जो है हमें अच्छी मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या रखते हैं, वाटर सीमेंट रेशो का यूज करते हैं। तो अब वाटर सीमेंट रेशो, द वाटर सीमेंट रेशो कैन बी रिड्यूस बाय एडिंग केमिकल रिटार्डर्स इन दी कंक्रीट। अब वाटर सीमेंट रेशो मेनली हम वर्केबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हमने जब कंक्रीट बनाया तो हमने किसी स्ट्रेंथ के लिए कंक्रीट बनाया, मान लिया हमने M20 के लिए कंक्रीट बनाया, मगर उसकी वर्केबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या मिलाना पड़ रहा है, हमें पानी मिलाना पड़ रहा है, ठीक है। हमने जो है जो नॉर्मल स्ट्रेंथ है उसके लिए तो हमने जो पानी मिलाया, मगर हमें मान लिया वो स्लैब के अंदर बिछाना है वो कंक्रीट, तो हमें उसकी वर्केबिलिटी अच्छी रखनी पड़ेगी, यानी कि उसको फ्लूइड, उसको हमने जो है तरल बनाना पड़ेगा, तो उसके अंदर और पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो पानी मिलाने की प्रक्रिया है इसको हम रिड्यूस कैसे करें, क्योंकि अगर हम पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ जो है उसके घटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ केमिकल्स ऐसे आते हैं कि अगर हम उसमें उन केमिकल्स को जो है उस कंक्रीट के अंदर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है, वाटर रिक्वायरमेंट घट जाएगी और जो उसकी केमिकल, जो उसकी वर्केबिलिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि स्ट्रेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वर्केबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। The water cement ratio can be reduced by adding chemical retarders in the concrete. Usually up to 10% water reduction can be achieved. इससे क्या होता है, आपका 10% कम वाटर का इस्तेमाल होता है आपका, यानी कि वर्केबिलिटी के लिए मान लिया आपका 90 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ रही थी, तो उसका 10% कम इस्तेमाल होगा, ठीक है, 10% कम वाटर इस्तेमाल होगा। तो ऐसे केमिकल्स कौन से होते हैं, लिग्नोसल्फोनिक एसिड्स एंड देयर सॉल्ट्स, या फिर हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये दोनों जो है केमिकल्स आपके ऐसे हैं, अगर आप इनको मिला दोगे तो उसमें जो है कम आपको वाटर सीमेंट रेशो की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि कम वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी आपको गिवन वर्केबिलिटी पे। जो भी आपकी वर्केबिलिटी है उस वर्केबिलिटी पे आपको जितना पहले विदाउट केमिकल मिक्सिंग जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट थी उससे 10% कम आपको, जब आप ये केमिकल मिला दोगे तो 10% कम वाटर की आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। दे हैव डिटर्जेंट लाइक प्रॉपर्टी, डिटर्जेंट जिस तरीके से झाग बनाता है उसी तरीके से ये लिग्नोसल्फोनिक एसिड, हाइड्रोक्सिलिक एसिड जो है वो कंक्रीट में मिलने के बाद झाग बनाते हैं। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट वाटर रिड्यूसिंग एजेंट माइग्रेट टू द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि जो वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्केबिलिटी। अभी हमने पहले पढ़ा वाटर सीमेंट रेशो, नेक्स्ट इज द वर्केबिलिटी।
द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट कैन बी इंप्रूव्ड बाय एडिंग प्लास्टिसाइजर। अगर हम जो है प्लास्टिसाइजर भी कंक्रीट के अंदर मिला देते हैं तो भी जो है वर्केबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। द प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर्स में बी ऑफ 3 टाइप, 3 तरह के प्लास्टिसाइजर होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 फाइनली डिवाइडेड मिनरल्स, दूसरा एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स, तीसरा जो है सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। तो फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स कौन से होते हैं? पोज़ोलैनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश हो गया, ठीक है। जो फ्लाई ऐश होगा वो आपका किस में आ जाएगा? पोज़ोलैनिक मटेरियल के अंदर आ जाएगा। तो अगर पोज़ोलैनिक मटेरियल को हम जो है सीमेंट के अंदर मिला दें, फ्लाई ऐश को हम सीमेंट के अंदर मिला दें, या ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को हम सीमेंट के अंदर मिला दें, तो उससे क्या होता है? उसकी वर्केबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कंक्रीट जो है तरल टाइप का बनता है, वर्केबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स, यानी कि अगर हम एयर बबल्स को जो है कंक्रीट के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो फ्रिक्शन होता है एयर बबल्स को इंट्रोड्यूस कराने से क्या होगा? जो एग्रीगेट के बीच में फ्रिक्शन होगा वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी क्या होगी? वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग कंक्रीट सब्जेक्टेड टू द रिपीटेड फ्रीजिंग एंड थॉइंग। और इससे क्या होता है? एयर एंट्रेनिंग एजेंट से क्या होता है? जो फ्रीजिंग एंड थॉइंग की जो साइकिल होती है उससे भी हमें प्रोटेक्शन मिलती है कंक्रीट की, ठीक है। सिंथेटिक डेरिवेटिव्स आर सरफेस एक्टिव एजेंट्स। तो ये क्या होते हैं? सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज वाटर प्रूफर्स, ठीक है। दीज केमिकल्स आर एडेड टू द कंक्रीट और मोर्टार एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन टू मेक द स्ट्रक्चर वाटर प्रूफ। अगर हमें अपने स्ट्रक्चर को वाटर प्रूफ रखना है तो हम कुछ केमिकल एजेंट्स को, कुछ केमिकल्स को हम उस कंक्रीट के अंदर मिक्स करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? लाइम के साथ रिएक्शन करते हैं। दे रिएक्ट विद लाइम कंटेन्ड इन द सीमेंट टू फॉर्म इनऑर्गेनिक साल्ट। ये लाइम के साथ रिएक्शन करके एक इनऑर्गेनिक साल्ट बनाते हैं विच ब्लॉक द पोर्स। ये जो इनऑर्गेनिक साल्ट है वो क्या करता है? जो पोर्स, कंक्रीट के अंदर जो पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिससे कि आपका जो कंक्रीट होगा वो कैसा बनेगा? वाटर प्रूफ कंक्रीट बनेगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या मिलाते हैं? कुछ इनऑर्गेनिक, कुछ सीमेंट के अंदर क्या मिलाते हैं हम? इनऑर्गेनिक कुछ केमिकल्स मिलाते हैं जो लाइम के साथ रिएक्शन करते हैं और इनऑर्गेनिक साल्ट आपका वहां से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ। अगर हम कंक्रीट के अंदर सिलिका फ्यूम मिला देते हैं, अगर हम कंक्रीट के अंदर सिलिका फ्यूम मिला दें तो उससे क्या होगी? आपकी स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है। टू इंप्रूव द वैरायटी ऑफ द प्रॉपर्टीज स्पेशली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एब्रेसिव रेजिस्टेंस एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिलिका फ्यूम इज एडेड। तो अगर हमें स्ट्रेंथ कंक्रीट की इंक्रीज करनी है तो अगर हम उसके अंदर सिलिका फ्यूम्स मिला दें तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टेस्ट ऑन कंक्रीट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 2020, 2022 और 2018 में आपका ये आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला टेस्ट इसके अंदर है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट जो है आपका वो कंपैक्शन को जांचने के लिए किया जाता है, या फिर ये इनडायरेक्टली हम बोलें इस टेस्ट को, ये जो ये टेस्ट है वो इनडायरेक्टली जो है आपका वर्केबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कंक्रीट कितना वर्केबल है इसको ये रिप्रेजेंट करता है, ये वाला टेस्ट। तो मेनली हम ये कहेंगे ये टेस्ट जो है वर्केबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, वर्केबिलिटी को जांचने के लिए ये वाला टेस्ट कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट किया जाता है। द कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट मेजर्स द कंक्रीट वर्केबिलिटी, ईज ऑफ हैंडलिंग, ठीक है। कंक्रीट की वर्केबिलिटी को जांचने के लिए हम क्या करेंगे? कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट करेंगे बाय कंपेयरिंग द वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू दी फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक ऐसा कंक्रीट जिसको हमने कंपैक्ट नहीं करा है वो कंक्रीट, और दूसरा कंक्रीट सेम वॉल्यूम का दूसरा कंक्रीट जिसको हमने कॉम्पैक्ट कर दिया है। दोनों को हम क्या करेंगे? उनके वेट को हम क्या करेंगे? उनको वेट को क्या करेंगे हम? रेशो, उनके वेट का हम रेशो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कंपैक्शन फैक्टर बोलेंगे उसको, जो रेशो होगा उसको क्या बोलेंगे? कंपैक्शन फैक्टर बोलेंगे। कंपैक्शन फैक्टर इज इक्वल टू वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट और अपॉन वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। इन दोनों का जो रेशो होगा उस रेशो को हम कंपैक्शन फैक्टर बोलेंगे, और यही आपका टेस्ट है, ठीक है। सिर्फ हमें इतना ही काम करना है। कंपैक्शन फैक्टर इज इक्वल टू वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, जिसको अभी हमने कंपैक्ट नहीं किया है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पार्शियली कॉम्पैक्टेड, यानी कि पूरा कॉम्पैक्ट नहीं हुआ, सिर्फ पार्शियल कॉम्पैक्ट हुआ है। वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, हमने उसको इतना कॉम्पैक्ट कर दिया कि उसके सारे एयर बबल्स जो हैं वो हमने बाहर निकाल दिए, तो वो गया आपका फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। अब इसके अंदर एपरेटस कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो ये जो आप फिगर देख रहे हो ये जो है एपरेटस है किसका? कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो ये कौन सा है आपका एपरेटस? कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट का एपरेटस होता है। इसके अंदर 2 हॉपर लगे होते हैं, इसके अंदर 2 हॉपर हैं, ठीक है। आपको ये 2 हॉपर दिख रहे हैं,
एक तो हॉपर ये वाला हॉपर है और दूसरा हॉपर ये वाला है, दोनों ही आपके कॉनिकल हॉपर हैं, ठीक है। कॉनिकल हॉपर ऐसे हैं ये कि ऊपर की साइड थोड़ा चौड़ा होता है और नीचे की साइड थोड़ा सा नैरो होता है। ऊपर की साइड थोड़ा फ्रस्टम टाइप के होते हैं, जिस तरीके से फ्रस्टम, जिस तरीके से बाल्टी होती है आपकी, उस तरीके से होगा। ऊपर की साइड चौड़ा, नीचे की साइड थोड़ा नेड़ा, ऊपर की साइड चौड़ा, फिर नीचे की साइड थोड़ा सा आपका छोटा होएगा इसका बेस, ठीक है। नीचे की साइड आपका एक सिलेंडर रखा होता है, ये आपका एक सिलेंडर होगा, ठीक है। अब इसके जो नीचे का बेस होता है ये इस तरीके से हिंज होता है कि जैसे इस पे हम कंक्रीट डालते हैं तो इस बेस को हम क्या करते हैं, नीचे से इसमें ढक्कन लगा रहता है। जैसे इसके अंदर कंक्रीट पड़ा तो फिर हम इसको ढक्कन को खोल देते हैं, इस तरीके से हिंज ढक्कन होता है और ये कंक्रीट जो है नीचे वाले हॉपर में चला जाता है। इसी तरीके से नीचे की साइड भी एक ढक्कन लगा रहता है, जैसे ही कंक्रीट दूसरे वाले हॉपर में आया वो भी खुल जाता है और वो कंक्रीट आपका जाके फाइनली किस में आ जाता है, सिलेंडर में आ जाता है। इस तरीके से हम ऊपर से डालते हैं और सिलेंडर को जो है 1 बाय 1 धीरे धीरे क्या करते हैं, भरना स्टार्ट करते हैं। ये पूरा सिलेंडर इस तरीके से भर जाता है, यही आपका टेस्ट है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले हम एपरेटस देख लेते हैं। ए स्टैंडर्ड एपरेटस विद अपर हॉपर, फर्स्ट हॉपर ये है और दूसरा हॉपर लोअर हॉपर एंड दी सिलेंडर, और उसके अंदर नीचे की साइड क्या होगा, ये क्या होगा आपका सिलेंडर होगा इसके अंदर, ठीक है। किसके बने होते हैं, ब्रास के बने होते हैं ये सारे, ठीक है। ये सारे किसके बने होते हैं, ब्रास के बने होते हैं, ठीक है। और हमें इसके अंदर एक वेइंग बैलेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, हमें एक तराजू की भी इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी। अब इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम पार्शियल कॉम्पैक्शन करते हैं, यानी कि कंक्रीट मिक्स बनाएंगे और कंक्रीट मिक्स को क्या करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और पहले वाले हॉपर में डालेंगे, फिर नीचे वाला उसका ढक्कन खोल देंगे, वो कंक्रीट जो है नीचे वाले हॉपर में आ जाएगा, फिर उसका भी ढक्कन खोल देंगे नीचे से, फाइनली वो किस में जाके चला जाएगा, आपका सिलेंडर में आके पड़ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा पोर्शन लेंगे कंक्रीट का, वो फिर दोबारा से फर्स्ट में डालेंगे, फिर वो सेकंड में जाएगा, फिर वो आपका किस में चला जाएगा, सिलेंडर में चला जाएगा। और तब तक डालते रहेंगे जब तक कि आपका सिलेंडर पूरा ना भर जाए। जब आपका सिलेंडर पूरा भर जाएगा तो जो एक्स्ट्रा कंक्रीट होगा उसके में से हम क्या कर देंगे, ऊपर से उसको हम हटा देंगे और उसका हम जो है वेट ले लेंगे। दैट कंक्रीट इज कॉल्ड पार्शियल कंक्रीट, यानी कि अभी तक हमने उसको कॉम्पैक्ट नहीं कराया, हमने सिर्फ उसको हाइट से गिराया ही है मगर उसको कॉम्पैक्ट नहीं कराया। दैट कंक्रीट इज कॉल्ड पार्शियल कंक्रीट, यानी कि इस टाइम पे जो आपके पास सिलेंडर में कंक्रीट है वो पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है, ठीक है। वो फुल्ली कॉम्पैक्टेड नहीं है। और पार्शियल क्यों है, क्योंकि उसको आपने कुछ हाइट से गिराया है तो वो कुछ कंपैक्शन उसके अंदर हो गया, ठीक है, मगर वो पार्शियल कंपैक्शन है, ठीक है। Generally fill the upper hopper with the concrete, open the trap door to let it fall to the lower hopper and then open the second trap door to let it fall into the cylinder। यानी कि पहले हमने ऊपर वाले हमने हॉपर में गिराया, फिर नीचे वाले में गिरा, फिर फाइनली वो किस में चला गया, सिलेंडर में चला गया। नेक्स्ट में हम क्या करना है, जब वो आपका सिलेंडर भर जाए, उस समय हम क्या करना है, उसके बाद वेइंग करनी है। लेवल ऑफ द कंक्रीट इन द सिलेंडर एंड वे इट। सबसे पहले तो उसको ऊपर वाली सरफेस को लेवल ऑफ करेंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा कंक्रीट है उसको बाहर निकाल देंगे, उसको लेवल ऑफ करेंगे और जो भी आपके कंक्रीट है उसका हम वेट कर लेंगे। दैट वेट इज कॉल्ड वेट ऑफ द पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। जो आपका वेट आएगा उसको हम बोलेंगे पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, हम फुल कंपैक्शन करेंगे। अब जो है उस जो सिलेंडर है आपका उसको एम्प्टी कर लेंगे, उसको खाली कर लेंगे और फिर उसमें जो है आप पूरा जो है कंक्रीट बिना ऊपर से गिराए पूरा कंक्रीट से आप उसको भर लोगे। पूरा कंक्रीट से भरने के बाद उसको क्या करोगे, आप टैंपिंग रॉड से फुल्ली कॉम्पैक्ट करोगे। जितने भी एयर बबल्स हैं सारे आप एयर बबल्स बाहर निकाल दोगे, ठीक है। तो वो आपका जो कंक्रीट कहलाएगा, दैट कंक्रीट इज फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। एम्प्टी द सिलेंडर एंड रिफिल इट विद द फ्रेश सैंपल, कंपैक्टिंग ईच लेयर थोरोली बाय द रैमिंग। आप क्या करोगे, हर लेयर में उसको भरोगे। फर्स्ट लेयर आपने भरी, उसको आपने टेम्प किया, फिर आपने दूसरी लेयर भरी, फिर टेम्प किया, फिर तीसरी लेयर भरी, फिर टेम्प किया। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेंडर भर गया। और जब आपका पूरा सिलेंडर भर गया तो वो पूरा कंपैक्टेड कंक्रीट बना। उसका आप उस टाइम फिर क्या करोगे, उसका वेट ले लोगे। उसके बाद क्या करोगे, फिर दोबारा से वेइंग करोगे। लेवल द टॉप, उसके बाद आप एक्स्ट्रा जो कंक्रीट होगा उसको लेवल से उसको हटा दोगे एंड वेइंग द सिलेंडर। उसके बाद दोबारा से उसको वेट करोगे। दैट वेट इज कॉल्ड वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो आपके पास दो वेट आए, एक तो पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, एक तो आपके पास आया कौन सा, पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का वेट, एक आपके पास आया फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का वेट। तो अब यहां से आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे। तो कैलकुलेशन में क्या करेंगे, कंपैक्शन फैक्टर निकालेंगे, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट विच इज W1 अपॉन वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट दैट इज वेट 2 W2
तो जब इन दोनों का रेशो हम कैलकुलेट करेंगे तो इस रेशो को हम बोलेंगे कंपैक्शन फैक्टर। अब इसमें जो है अगर कंपैक्शन फैक्टर आपका 1 आ जाता है, यानी कि जो आपका पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है उसका वेट आपका फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के बराबर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो आपने कंक्रीट गिराया था वही फुल्ली कॉम्पैक्टेड बन गया। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो उसकी वर्केबिलिटी होगी वो बहुत ही हाई वर्केबिलिटी होगी। दिस इंडिकेट्स वेरी हाई वर्केबिलिटी। मोर फ्लूइड कंटेंट, उसके अंदर क्या होगा, उतना ही ज्यादा फ्लूइड कंटेंट होगा और उसकी उतनी ही ज्यादा हायर वर्केबिलिटी होगी। ठीक है। वैल्यू रेंजेस फ्रॉम अराउंड 0.72 से लेके 0.9। अगर 0.72 आती है तो वो बहुत स्टिफ कंक्रीट होगा, यानी कि बहुत हार्ड कंक्रीट होगा, बहुत स्टिफ होगा। मगर जैसे जैसे ये रेशो बढ़ता चलेगा, जैसे जैसे ये रेशो की क्वांटिटी जो है बढ़ती जाएगी, आपकी वर्केबिलिटी भी जो है हायर साइड में शिफ्ट होती चली जाएगी। यानी कि 0.9 जो है वो आपकी हायर वर्केबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट टेस्ट इज स्लंप कोन टेस्ट। अब पहले वाला टेस्ट जो था आपका कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट था और दूसरा टेस्ट है आपका स्लंप कोन टेस्ट। ये भी टेस्ट आपका वर्केबिलिटी को मेजर करता है। ठीक है, ये भी टेस्ट आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्केबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। द स्लंप कोन टेस्ट इज फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट। इसको आप फील्ड टेस्ट भी बोल सकते हो और इसको लैब टेस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये टेस्ट फील्ड में भी कंडक्ट किया जा सकता है और लैब में भी कंडक्ट किया जा सकता है। दोनों ही जगह पे इसको कंडक्ट कर सकते हैं। तो फील्ड और लैब टेस्ट दोनों ही है। मेजर्स द वर्केबिलिटी, और किसको मेजर करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये वर्केबिलिटी को मेजर करता है। ठीक है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बाय फिलिंग द स्टैंडर्ड कोन शेप मोल्ड, लिफ्टिंग इट एंड मेजरिंग हाउ मच द कंक्रीट स्लंप और सेटल्स। कैसे हम क्या करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले इसके अंदर एक कोन होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे अभी कोन, हम देखेंगे इसके अंदर कोन कैसा होता है। उस कोन के अंदर हम, ये फ्रस्टम टाइप कोन होता है और ये पहले वाला जो हमने कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट में जो हॉपर देखा उसका उल्टा होता है। ठीक है, नीचे की साइड ये चौड़ा होगा, ऊपर की साइड ये छोटा होगा। ठीक है, तो इस कोन को हम कंक्रीट से फिल करेंगे। ठीक है, जब ये पूरा फिल हो जाएगा उसको कॉम्पैक्ट करेंगे। कॉम्पैक्ट करने के बाद इस कोन को इस तरीके से ऊपर उठा लेंगे। तो कंक्रीट जितना सेटल होगा, तो जितना कंक्रीट आपका सेटल होगा, दैट अमाउंट, दैट डायमेंशन, ठीक है, वो जो आप जितना सेटल हुआ वो उतनी डायमेंशन जो है आपकी क्या कहलाएगी, स्लंप कहलाएगी। वो वैल्यू आपकी स्लंप वैल्यू कहलाएगी। तो जितना कंक्रीट तरल होगा उतना ही ज्यादा सेटल होगा, जितना कंक्रीट स्टिफ होगा उतना वो कम सेटल होगा। अगर उसमें बहुत ज्यादा पानी होगा कंक्रीट के अंदर तो पूरा जमीन के अंदर फैल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें इस टेस्ट को अब इस बार परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर एपरेटस क्या लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर एपरेटस जो है सबसे पहले स्लंप कोन होता है। ठीक है, स्लंप कोन क्या है, ये एक उल्टी बाल्टी है। ठीक है, एक फ्रस्टम है, इन्वर्टेड फ्रस्टम है, जिसमें जो टॉप वाला पोर्शन होता है, ये जो टॉप वाला पोर्शन है इस फ्रस्टम का जो वाला पोर्शन है ये सर्कुलर होता है। ये सर्कुलर आपका पोर्शन होगा। इसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर को मैं फाई से रिप्रेजेंट करता हूं, तो जो इसका डायमीटर है फाई वो 100 mm होगा। ठीक है, ये डायमीटर कितना होगा, 100 mm होगा। जो इसका लोअर मोस्ट पोर्शन होगा, यानी कि ये वाला, ये भी कैसा होगा, आपका सर्कुलर होगा। इसका डायमीटर जो होगा, अगर मैं फाई से रिप्रेजेंट करूं डायमीटर को, तो ये कितना होगा, 200 mm होगा, 200 mm होगा। और जो इसकी हाइट होगी यहां से लेके यहां तक की, दिस हाइट, ये जो हाइट है वो कितनी होगी, 300 mm होगी। यानी कि इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, 100, 200, 300, 100, 200, 300। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका साइज, इस फ्रस्टम का साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100, 200, 300। ठीक है, तो इट इज ए मेटेलिक कोन। ये जो आपका कोन है ये कैसा होगा, एक मेटल का बना होगा। ठीक है, ये मेटेलिक कोन होगा, ए मेटेलिक मोल्ड। ठीक है, ये क्या है, एक मेटेलिक मोल्ड है इन द शेप ऑफ फ्रस्टम। ये फ्रस्टम की शेप में जो है एक मोल्ड होगा ऑफ अ कोन विद 300 mm हाइट, जिसकी हाइट कितनी होगी, 300 mm। 200 mm इसका बॉटम होगा, बॉटम डायमीटर होगा, एंड 100 mm इसका टॉप डायमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके इस टेस्ट को करने के लिए एक हमें टैंपिंग रॉड की रिक्वायरमेंट होगी, जिसका जो डायमीटर होगा, ये टैंपिंग रॉड कैसी होगी, इस तरीके से ये एक रॉड होगी। ठीक है, ये 2 फुट की रोड होती है, यानी कि कितनी होगी, 2 फुट की रोड होगी, यानी कितनी बड़ी आपकी ये रोड होगी, 2 फुट की। ठीक है, इसका जो डायमीटर होगा, ये वाला डायमीटर, ठीक है, इसका ये जो डायमीटर है
ये डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर जो है अगर हम इसको 5 से रिप्रेजेंट करूं डायमीटर को, तो ये 16 mm होता है। ये डायमीटर कितना होता है? 16 mm, और ये 600 mm की लॉन्ग रोड होती है, यानी कि यहां से लेके यहां तक अगर हम इसको कहूं तो यहां से लेके यहां तक कितनी होती है? 600 mm की ये रॉड होगी, ठीक है, इतनी लेंथ की ये रॉड होगी। तो इस रॉड की हमें जरूरत पड़ती है किसके लिए? टैंपिंग के लिए, ठीक है, इसको ठोकने के लिए, सीमेंट को ठोकने के लिए, कंपैक्शन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इस टैंपिंग रॉड की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रिपेयर द मोल्ड। सबसे पहले हम मोल्ड को प्रिपेयर करेंगे। मोल्ड का प्रिपेयर यानी कि उसको साफ करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे या तेल लगाएंगे ताकि जो कंक्रीट है उसमें चिपके ना, ठीक है, कंक्रीट उसमें चिपके ना। तो हमने ग्रीस लगाया, साफ करा, जितने भी अंदर मटेरियल जमा था सबको झाड़ दिया, ठीक है। तो क्लीन द स्लम्प कोन, उस स्लम्प को क्लीन करेंगे। प्लेस इट ऑन द फ्लैट सरफेस, उसको एक फ्लैट सरफेस पर रखेंगे। और वो सरफेस कैसी होनी चाहिए? नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि हमने कंक्रीट डाला और कंक्रीट के अंदर जितना वाटर था वो सारा का सारा नीचे की साइड आपने अर्थी सरफेस पर रख दिया था, मिट्टी की सरफेस पर रख दिया था, तो सारा का सारा पानी जो है जमीन में चला गया, ठीक है। तो आपकी नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। अप्लाई ऑयल टू द इनसाइड ऑफ द मोल्ड। अंदर की साइड हमने क्या लगा देंगे? एक ग्रीस लगा देंगे, या मोल्ड उसके अंदर जो है ऑयल लगा देंगे ताकि जो कंक्रीट है उसकी सरफेस से चिपके ना। अब क्या करेंगे? फिल द कोन। अब कोन को जो है फिल करेंगे, किससे? कंक्रीट से फिल करेंगे। अब इस कोन को हम इस तरीके से फिल करते हैं ताकि ये 3 लेयर में फिल हो। पहले फर्स्ट लेयर फिल करेंगे, फिर उसको 25 बार जो है, ये जो टैंपिंग रॉड है, उस टैंपिंग रॉड से 25 बार हम क्या करेंगे? उसको टैंप करेंगे, ठीक है, यानी कि इस तरीके से ठोकेंगे उसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेयर बिछाएंगे, फिर 25 बार टैंपिंग करेंगे, फिर नेक्स्ट लेयर बिछाएंगे, फिर 25 बार टैंपिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम पूरा उस मोल्ड को भर लेंगे। एड फ्रेश कंक्रीट इन 3 इक्वल लेयर्स। हम 3-3 इक्वल लेयर्स में इसको क्या करेंगे? भरेंगे, यानी कि पहले 100 mm भरेंगे, फिर 100 mm भरेंगे और फिर 100 mm भरेंगे। और जब आप पहला 100 mm भरोगे तो उसको आप टैंपिंग रॉड से 25 बार क्या करोगे? उसको ब्लो करोगे, उसको इस तरीके से ठोकोगे। फिर जब 200 mm भर जाएगा फिर 25 बार ब्लो करोगे। फिर जब 300 mm पूरा भर जाएगा तो फिर 25 बार उसको ब्लो करोगे ताकि उसका फुल्ली कंपैक्शन, कंक्रीट जो है फुल्ली कंपैक्ट हो जाए, ठीक है। कॉम्पैक्ट ईच लेयर, टैंप ईच लेयर 25 टाइम्स विद द टैंपिंग रॉड, यानी कि हम टैंपिंग रॉड से उसको 25-25 बार जो है ब्लो करते चलेंगे। लेवल द टॉप सरफेस, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो कंक्रीट है सरफेस पे आ जाता है उसको हम वहां से हटा देंगे, उसको पूरा लेवल कर लेंगे टॉप वाली सरफेस को। स्ट्राइक ऑफ द एक्सेस कंक्रीट फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोल्ड टू मेक द सरफेस इवन। अपनी टॉप वाली सरफेस को हम क्या बना लेंगे? इवन बना लेंगे। लिफ्ट द कोन, उसके बाद क्या करेंगे? उस कोन को जो है उठा देंगे, ठीक है। यहां पे जो हैंडल लगे हुए हैं, ये जो हैंडल्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये आपको हैंडल दिख रहे हैं, यहां पे जो ये हैंडल दिख रहे हैं आपको, इन हैंडल्स से, ये 2 क्या हैं? ये हैंडल्स हैं। इन हैंडल से पकड़ के इस कोन को क्या कर लेंगे? उठा लेंगे। तो अब क्योंकि कंक्रीट कैसा है? वेट कंक्रीट है, तो वो एकदम से सेटल करना स्टार्ट करेगा। तो जितना स्टिफ कंक्रीट होगा, यानी कि जितना हार्ड कंक्रीट होगा तो वो कम सेटल होगा, मगर जितना तरल कंक्रीट होगा, जितना उसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, उतना वो ज्यादा सेटल होगा। तो जितना वो सेटल हुआ है, दैट इज द वर्केबिलिटी, ठीक है, दैट इज द स्लंप वैल्यू ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। लिफ्ट द कोन केयरफुली एंड स्मूथली, लिफ्ट द कोन वर्टिकली। हमने उस कोन को क्या कर लिया? ऊपर से उठा लिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? मेजर द स्लंप। अब हमें स्लंप को मेजर करना है, ठीक है। तो जैसे हमने इसको पूरा उठाया तो कंक्रीट क्या हुआ? ये कंक्रीट इस तरीके से नीचे बैठना स्टार्ट किया, और कितना ये सेटल हो गया? ये यहां तक सेटल हो गया। तो जितनी ये वैल्यू आई, ये जो जितनी सेटलमेंट वैल्यू आई, इसको हम नोट कर लेंगे। ये सेटलमेंट वैल्यू हम क्या कर लेंगे? ये सेटलमेंट वैल्यू, दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम नोट कर लेंगे, और यही वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी? स्लंप वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। द डिफरेंस इन द हाइट बिटवीन द टॉप ऑफ द स्लंप कोन एंड द ओरिजिनल टॉप ऑफ द मोल्ड इज द स्लंप वैल्यू। यानी कि यहां से लेके यहां तक की आपकी हाइट कितनी थी? 300 mm थी। ये 300 mm हाइट थी। इस हाइट में और इस हाइट में जो डिफरेंस होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि इस हाइट में, और मान लीजिए ये हाइट आपकी 200 mm आई, दिस हाइट इज 200 mm, दिस हाइट इज 200 mm। तो आपकी स्लंप वैल्यू कितनी आ गई? तो स्लंप वैल्यू, यहां पे जो आपकी स्लंप वैल्यू आई वो आई आपकी 300 माइनस 200, यानी कि आपका 100 mm का यहां पे स्लंप आ गया। दिस विल बी द स्लंप।
तो ऐसे हम स्लंप को मेजर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आरसीसी। अभी हमने टेस्ट सारे पढ़ लिए, दो टेस्ट आपके लिखने के लिए आएंगे कि कोई भी दो टेस्ट कंक्रीट के बताओ। तो पहला कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट बता सकते हो, दूसरा जो है वर्केबिलिटी टेस्ट बता सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आरसीसी। आरसीसी किसे बोलते हैं, ये हम बहुत जो है ध्यान से पढ़ेंगे कि आरसीसी क्या होता है, ठीक है। आरसीसी बहुत सारे लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि जो कंक्रीट है वही आरसीसी है, मगर नहीं, कंक्रीट के अंदर एक और कंपोनेंट आ जाएगा तो हम उसे बोलेंगे। वो एक्स्ट्रा कंपोनेंट कौन सा है, वो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है आपका रेनफोर्समेंट। तो जब भी हम कंक्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट और लगा दें, सरिया और लगा दें, तो रेनफोर्समेंट क्या है, सरिया, ठीक है। अगर हम सरिया और लगा दें तो वो क्या बन जाता है आपका, आरसीसी बन जाता है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट बन जाता है। तो आरसीसी स्टैंड्स फॉर, आरसीसी क्या है, आरसीसी इज द रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट। आरसीसी फुल फॉर्म क्या है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, ठीक है। या फिर नहीं, इसको हम बोलेंगे रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, गलत हो गया ये, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, दिस इज रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो आरसीसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेनफोर्समेंट, इसके अंदर रेनफोर्समेंट होता है, सीमेंट होता है, एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट का मतलब ग्रेवल्स या गिट्टी, ठीक है, क्रस्ड स्टोन और सैंड। तो इन चारों का जो मिक्सचर होगा और वाटर, ठीक है, इन चारों का पांचों का जो मिक्सचर होगा ये आपका क्या कहलाएगा, आरसीसी कहलाएगा। रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर टेकिंग टेंसाइल लोड। अब ये रेनफोर्समेंट क्यों डाला जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो कंक्रीट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव लोड लेता है, ठीक है, वो टेंसाइल लोड नहीं ले सकता। और जो आपका स्टील होता है वो कंप्रेसिव लोड बहुत कम ले पाएगा, क्योंकि वो जो आपकी एक किसकी फॉर्म में होता है, वो एक छड़ की फॉर्म में होता है, एक बार की फॉर्म में होता है। तो उस पर अगर ज्यादा कंप्रेसिव फोर्स लगा दोगे तो वो मुड़ जाएगा, ठीक है। तो वो कंप्रेसिव फोर्स, स्टील आपका कंप्रेसिव फोर्स कम ले पाता है, ठीक है, और वो टेंशन में ज्यादा जो है आपका ज्यादा स्ट्रांग रहता है। तो टेंसाइल फोर्स को इंबेड करने के लिए, टेंसाइल फोर्स भी कंक्रीट के अंदर डालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर रेनफोर्समेंट करते हैं, यानी कि उसके अंदर स्टील को लगाते हैं ताकि जो कंक्रीट है वो आपका टेंसाइल फोर्स भी ले ले, ठीक है। रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर टेकिंग द टेंसाइल स्ट्रेस। द कॉम्बिनेशन ऑफ द सीमेंट, एग्रीगेट एंड सैंड इज प्रोवाइडेड फॉर टेकिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हम जो है कंक्रीट के अंदर जो है स्टील डाल दें तो भी जितनी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी उससे भी ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी हो जाती है। यानी कि हमने सिंपल कंक्रीट है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और ऐसा आपका कंक्रीट जिसमें हमने रेनफोर्समेंट डाल रखा है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पहले वाले से और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने उसके अंदर स्टील और डाल दिया। तो स्टील भी आ गया और कंक्रीट भी आ गया, दोनों की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। कंक्रीट इज वेरी वीक इन टेंशन बट इट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। ये मैंने आपको बता ही दिया, कंक्रीट जो है आपका बहुत वीक होता है टेंशन के अंदर, मगर वो कंप्रेशन के अंदर बहुत ही स्ट्रांग होता है। हेंस रेनफोर्समेंट कंक्रीट इज रेनफोर्स्ड बाय एम्बेडिंग स्टील इन द टेंसाइल जोन एज वेल एज इन सम केस इन द कंप्रेशन जोन ऑल्सो। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो आपका सरिया होता है वो टेंसाइल जोन और कभी कभी कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड कर देते हैं। हम टेंसाइल जोन में तो प्रोवाइड करते ही हैं और कंप्रेशन जोन में भी उसको कभी कभी हम प्रोवाइड कर देते हैं। अब हम देखते हैं कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो आपने जनरली जो है बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो मैं आपको बीम का क्रॉस सेक्शन यहां पे बना के दिखाता हूं, ठीक है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ योर बीम। इस तरीके से आपका ये बीम का क्रॉस सेक्शन होता है। अब इस क्रॉस सेक्शन में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्रॉस सेक्शन जो है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। मैं इस क्रॉस सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। ये जो क्रॉस सेक्शन है आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ये आपका क्रॉस सेक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, बीम का। ये आपने बीम को बीच में से काट दिया और हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। तो इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में जो अपर पार्ट है ये वाला जोन होता है आपका कंप्रेसिव जोन, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है दिस जोन इज टेंसाइल जोन, ठीक है। तो जब हम बीम के अंदर सरिया जो है डालते हैं
तो हम कभी कभी टेंसाइल जोन की जगह कंप्रेसिव जोन में भी सरिया डाल देते हैं। तो टेंसाइल जोन में तो डालना ही डालना है, क्योंकि यहां का जो कंक्रीट है, जो नीचे का कंक्रीट है ये वाला, ये तो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि ये तो टेंसाइल स्ट्रेस ले ही नहीं सकता। कंप्रेसिव जोन का मतलब ये हो गया कि यहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी, यहां पे कंप्रेशन पड़ेगा, और टेंसाइल जोन का मतलब ये हो गया कि यहां पे टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी, यहां पे टेंसाइल लोड पड़ेगा। तो जब यहां पे टेंसाइल लोड पड़ेगा तो यहां से तो फेलियर ही हो जाएगा, क्योंकि कंक्रीट जो है वो टेंसाइल लोड ले ही नहीं सकता है। कंप्रेसिव लोड ले सकता है मगर टेंसाइल लोड नहीं ले सकता। तो जब यहां पे टेंसाइल जोन डेवलप हो रहा है तो कंक्रीट यहां पे फेल हो जाएगा। तो इस फेलियर को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे की साइड हम इस तरीके से बार्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। दीज आर द रेनफोर्समेंट बार, दीज आर द कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज द कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट। दिस इज द कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट। अब कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि जब ऊपर की साइड पे बहुत ज्यादा कंप्रेसिव लोड आ जाता है तो ऊपर की साइड पे भी हम, सॉरी, दिस इज द टेंसाइल रेनफोर्समेंट, कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट नहीं, दिस इज द टेंसाइल रेनफोर्समेंट। दिस इज द टेंसाइल रेनफोर्समेंट, टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ठीक है। अब कभी कभी कैसा होता है कि हमें जब ऊपर की साइड बहुत ज्यादा कंप्रेशन आ जाता है तो ऊपर की साइड भी हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। मान लिया हमने यहां पे भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, तो ये रेनफोर्समेंट जो आपका कहलाता है, ये रेनफोर्समेंट कौन सा होगा, दिस रेनफोर्समेंट इज कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट, कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट। और ये किसका सेक्शन है, ये आपका, दिस इज द सेक्शन ऑफ बीम। ये आपका एक बीम का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। उसमें 3 सरिये आपने ऊपर प्रोवाइड करे और 4 सरिये आपने नीचे प्रोवाइड करे। तो जो नीचे वाले सरिये होंगे वो टेंसाइल रेनफोर्समेंट कहलाएगा, और जो ऊपर वाला रेनफोर्समेंट होगा वो कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट कहलाएगा। तो हम कभी कभी सिर्फ नीचे वाला रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और कभी कभी हम दोनों ही जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आरसीसी के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एलिमेंट, ये आपकी समझो कि यूनिट 1 की ये सेकंड पार्ट है। यूनिट 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा खत्म हो गया है, जिसमें हमने मटेरियल्स पढ़े थे। तो मटेरियल्स में हमने कौन कौन से मटेरियल्स पढ़े थे, हमने जो है सीमेंट पढ़ा, सैंड पढ़ा, एग्रीगेट्स पढ़े, ठीक है। हमने जो है स्टोन के बारे में पढ़ा, हमने टिम्बर के बारे में पढ़ा, हमने कंक्रीट के बारे में पढ़ा। तो ये सारा पार्ट आपका मटेरियल का पार्ट था। अब हमारा कंस्ट्रक्शन से संबंधित पार्ट स्टार्ट हो गया। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके कितने टाइप के एलिमेंट्स उसके होते हैं बिल्डिंग के। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जनरली आपके जो है 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है आपका सब स्ट्रक्चर, जिसे हम फाउंडेशन, प्लिंथ या डीपीसी इसके अंदर आते हैं। सब स्ट्रक्चर के अंदर क्या आएंगे आपके, फाउंडेशन, प्लिंथ और डीपीसी आएगा। फिर आपका सुपर स्ट्रक्चर आता है। सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आपका आएगा वॉल्स, कॉलम्स, बीम, फ्लोर, रूफ्स, ठीक है। उसके बाद आपका फिनिशिंग एंड सर्विसिंग आती है, जैसे कि डोर्स, विंडो का लगना, स्टेयरकेसेस, लिंटल्स, प्लास्टर, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, ठीक है, एसी की फिटिंग, ठीक है। ये सब किस में आएगा, आपका फिनिशिंग एंड सर्विसेज के अंदर आएगा। तो जनरली 3 कंपोनेंट होते हैं, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर और फिनिशिंग सर्विसेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके अंदर आपका आता है फाउंडेशन और बिलो ग्राउंड, यानी कि धरती के नीचे जितना भी काम होगा वो आपका सब स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहला पार्ट आता है आपका फाउंडेशन, ठीक है। तो फाउंडेशन क्या होगा आपका, द लोएस्ट पार्ट ट्रांसफरिंग ऑल द बिल्डिंग लोड्स टू द सॉइल, दैट इज फुटिंग और पाइल्स, ठीक है। ये पार्ट क्या करता है आपका, जितना भी ऊपर से लोड आ रहा है स्ट्रक्चर का, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर का, ऊपर बिल्डिंग का जितना भी लोड आ रहा है वो सब इस फाउंडेशन के द्वारा धरती में, सॉइल में, जो नीचे की साइड सॉइल है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रॉपरली ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होता है फाउंडेशन का, कि ये आपका ऊपर से आने वाले लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है, किसमें, सॉइल में, ठीक है। सॉइल में क्या करेगा, पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऊपर से आने वाले लोड को, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लिंथ। अब ये प्लिंथ क्या होता है, दिस इज द पोर्शन बिटवीन द ग्राउंड लेवल, जो आपका ग्राउंड लेवल है, और एंड द फ्लोर,
ठीक है। जो ग्राउंड लेवल है और फ्लोर के बीच का जो पोर्शन होगा उसको हम बोलेंगे प्लिंथ लेवल। जैसे कि आप जो है, जैसे कि ये आपका मान लिया कोई घर है, ठीक है, ये मान लिया आपका घर है, ठीक है। इस घर में आपने देखा कि जो नीचे वाला जो ग्राउंड लेवल है, यहां पे आपकी स्टेप्स बनी हुई हैं, ये आपकी क्या बनी हुई हैं, ये आपकी स्टेप्स हैं, ठीक है। यहां पे चढ़ के आपको ऊपर जाना है और यहां पे आपका ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल से ये जो आपका ग्राउंड फ्लोर है, यानी कि जब आप सड़क से ऊपर चढ़ते हो, ठीक है, जब सड़क से आप ऊपर चढ़ोगे ग्राउंड फ्लोर तक, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द प्लिंथ। यानी कि एक तो आपका जो सड़क हो गया, सड़क से लेके और जब आप अपने घर में चढ़े उस लेवल के बीच में जितना भी पोर्शन होगा, ये पूरा पोर्शन आपका प्लिंथ कहलाएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा, आपका प्लिंथ कहलाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा पोर्शन होगा, ग्राउंड लेवल और जो आपका फ्लोर है, जो आपका फ्लोर है उसके जो बीच का पोर्शन होगा वो आपका प्लिंथ कहलाएगा। नेक्स्ट इज डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। तो डैम प्रूफ कोर्स क्या है, ये एक बैरियर है जो कि मॉइस्चर को आगे जाने से रोकता है, ठीक है। तो इट इज द बैरियर टू प्रिवेंट मॉइस्चर राइजिंग इनटू द वॉल। वॉल में मॉइस्चर जाने को रोकने की प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, डैम प्रूफिंग कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी आपकी सुपर स्ट्रक्चरल वॉल जो है आप बनाना स्टार्ट करते हो, तो नीचे की साइड आप क्या करते हो, उसके नीचे की साइड, उसको बनाने से पहले उसके नीचे की साइड क्या करोगे, आप डैम प्रूफिंग कर दोगे, ठीक है। एक सीमेंट कंक्रीट का रिच मिक्सचर जो है बिछा दोगे, जिसकी वजह से जो है नीचे से आने वाली नमी वॉल के अंदर नहीं चढ़ेगी। तो दैट इज कॉल्ड डैम प्रूफिंग। नेक्स्ट इज सुपर स्ट्रक्चर। अब सुपर स्ट्रक्चर क्या है, ये मेन बिल्डिंग फ्रेम है, ठीक है। ये मेन बिल्डिंग फ्रेम है जिसके अंदर आपके कॉलम्स आ जाएंगे, बीम्स आ जाएंगी, जिसके अंदर आपका जो है स्लैब आ जाएगी, जिसके अंदर आपकी रूफ आ जाएगी, ठीक है। जितना भी ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिखता है वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा, बीम, कॉलम, स्लैब, ठीक है, रूफ, डोर, विंडोर, सब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्स एंड द कॉलम्स, वर्टिकल एंड, ये जो वॉल्स और कॉलम क्या है, दीज आर द वर्टिकल एलिमेंट्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड एनक्लोजिंग स्पेस। तो ये जो आपके वॉल्स एंड कॉलम्स हैं, ये आपके किस में आ जाएंगे, सुपर स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। और ये कैसे हैं आपके, ये आपकी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वर्टिकल एलिमेंट सपोर्ट है, ठीक है, जो कि एनक्लोजिंग स्पेस, अंदर की साइड आपको बंद स्पेस जो है प्रोवाइड करेंगे, एनक्लोजिंग स्पेस प्रोवाइड करेंगे। फिर दूसरा है आपका बीम्स जो है, बीम्स क्या है, दीज आर द हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स। बीम कैसी होती हैं आपकी, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स कनेक्टिंग दी कॉलम्स, जो कि कॉलम को कनेक्ट करती हैं। तो बीम कैसे करती हैं, आपने देखा होगा बिल्डिंग स्ट्रक्चर को कि ऊपर की साइड इस तरीके से बीम का जो है नेटवर्क बना रहेगा, जो कि कॉलम को वन बाय वन जो है कनेक्ट करता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लोर। These are the horizontal surface dividing the levels, supporting the loads. अब ये जो फ्लोर्स हैं वो कैसे हैं, जैसे कि मान लिया आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में इस तरीके से ये बिल्डिंग हो गई और एक फ्लोर आपका ये हो गया, एक फ्लोर ये हो गया, एक फ्लोर ये हो गया, एक फ्लोर ये हो गया। तो दीज आर कॉल्ड, ये जो आप डिफरेंट डिफरेंट देख रहे हो ये लेवल्स, दीज आर फ्लोर्स, ये क्या हो जाएंगे, फ्लोर्स। तो फ्लोर का मेन काम क्या होता है, फ्लोर का मेन काम होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है, एक तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और दूसरा क्या करती है, लेवल को डिवाइड करती है। यानी कि फर्स्ट लेवल, दिस इज द फर्स्ट लेवल, दिस इज द फर्स्ट लेवल, ये आपका सेकंड लेवल हो गया, ये आपका थर्ड लेवल हो गया, ये आपका फोर्थ लेवल हो गया, ये आपका फिफ्थ लेवल हो गया। तो ये लेवल्स को जो है डिवाइड करता है, फ्लोर क्या करता है, आपका लेवल्स को डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रूफ। रूफ क्या होगा, दिस इज द अपर मोस्ट पोर्शन। यानी कि जब आपने कभी किन्हीं बिल्डिंग्स को देखा होगा तो ऊपर की साइड इस तरीके से, ये इस तरीके से रूफ होती है इसके ऊपर, ठीक है, ये स्लोप्ड रूफ होती है, ठीक है। ये क्या करती है, बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल वेदरिंग से, यानी कि बारिश होने से, बारिश वगैरह इन सब से, आंधी तूफान बारिश वगैरह से सबसे बचाती है। दिस इज कॉल्ड, दिस पोर्शन इज कॉल्ड रूफ, इसको हम बोलते हैं रूफ, ठीक है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि जो आपके छत के ऊपर है उसको रूफ बोलते हैं, दैट कैन बी रूफ, उसको हम रूफ बोल सकते हैं, ठीक है। मगर जो टॉप मोस्ट पोर्शन होगा, जो छत का जो टॉप मोस्ट पोर्शन होगा, हम उसी को रूफ बोलेंगे। और ये रूफ जनरली जो आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी होंगी, उनमें बिल्डिंग, जो उन बिल्डिंग के अंदर रूफ होती है वो इस तरीके से स्लोप्ड रूफ होती है। उसका जो काम होता है वो बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग को जो है वो एक्सटर्नल वेदरिंग से बचाना होता है, ठीक है। द अपर मोस्ट कवरिंग प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वर्क, फॉर्म वर्क, दैट इज कॉल्ड रूफ, ठीक है। वो आपकी क्या कहलाएगी, रूफ होएगी। नेक्स्ट इज
ओपनिंग एंड एक्सेस, ठीक है। इसके बाद हमारा ओपनिंग एंड एक्सेस आ जाएगा, जैसे कि आपका लिंटल्स, सिल्स, डोर्स एंड विंडोज, स्टेयर एंड स्टेप्स, लिफ्ट, ठीक है। ये सब किस में आ जाएगा? ओपनिंग एक्सेस में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर लिंटल्स क्या होते हैं। तो लिंटल्स में आपने जनरली आप लोग देखते हो कि आप बोलते हो लेंटर वगैरह, तो लेंटर कोई शब्द नहीं होता, उसको हम बोलते हैं लिंटल। और लिंटल क्या होता है हम ये देखते हैं। सबसे पहले मान लिया आपके पास जो है एक, मान लिया ये आपको दीवार, मान लीजिए आपके पास एक दीवार है और इस दीवार में आपको ये डोर लगाना है, ठीक है। ये आपका डोर है, ठीक है। तो ये डोर ओपनिंग है, दिस इज द डोर ओपनिंग, दिस इज द डोर ओपनिंग। तो इस डोर ओपनिंग के टाइम पे जब आप इसको डोर की ओपनिंग करोगे, ठीक है, जब आप यहां पे मैसनरी वर्क करेंगे तो यहां पे आपको एक बीम देनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको यहां पे एक बीम देनी पड़ेगी और ये बीम ही जो है, ये जो आप बीम देते हो, दिस बीम इज कॉल्ड लिंटल। ये बीम जो है लिंटल कहलाती है। इसी तरीके से मान लिया यहां पे आपकी एक विंडो है, इस तरीके से यहां पे क्या हो गई आपकी एक, ये आपकी विंडो हो गई, ठीक है। अब इस जब विंडो की ओपनिंग देंगे तो इसके ऊपर हमें एक बीम देनी पड़ेगी, ठीक है। ये एक बीम देनी पड़ेगी, दिस इज ऑल्सो लिंटल। ये भी क्या है आपका? लिंटल है, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या हैं? आपके लिंटल होते हैं। अब सिल क्या चीज होती है, ठीक है। अब हम यहां पे देखते हैं सिल क्या चीज है। तो जो विंडो का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जो विंडो का ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं सिल, दिस इज कॉल्ड सिल, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका सिल हो गया नीचे वाला, और ऊपर वाला पोर्शन आपका क्या हो गया? लिंटल हो गया, ठीक है। तो हमें पता चल गया लिंटल क्या होता है। तो लिंटल क्या है? दीज आर द बीम्स ओवर ओपनिंग्स। कहां कहां पे ओपनिंग होगी? जैसे डोर ओपनिंग, विंडो ओपनिंग, सपोर्टिंग वॉल लोड। जो ये क्या करते हैं, ये लिंटल क्या करते हैं? जो ऊपर की साइड से वॉल का लोड आ रहा है, ये जो लोड आ रहा है वॉल का, ठीक है, ये लोड किसका है? दिस इज द लोड ऑफ वॉल, दिस इज द लोड ऑफ वॉल। ये वॉल के लोड को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। वॉल के लोड को जो है मेंटेन रखते हैं, वॉल के लोड को कैरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सिल। सिल क्या चीज है? बेस ऑफ विंडो ओपनिंग। ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, दिस पोर्शन, ठीक है, ये कहलाता है आपका सिल, ठीक है। नेक्स्ट इज डोर्स एंड विंडोज। तो पता है फॉर एंट्री एंड लाइट एंड वेंटिलेशन। डोर्स विंडो किस लिए प्रोवाइड करते हैं हम? डोर तो हम एंट्री के लिए प्रोवाइड करते हैं, विंडो हम लाइट वेंटिलेशन वगैरह के लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्टेयर्स एंड स्टेप्स, लिफ्ट, वर्टिकल सर्कुलेशन। अगर हमें ऊपर जाना है तो हम स्टेयर का इस्तेमाल करते हैं या फिर लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट आपका जो एलिमेंट है वो बनता है आपका फिनिशेस एंड सर्विसेज। तो फिनिशिंग एंड सर्विसेज में आएगा आपका बिल्डिंग एनवेलप्स, यूटिलिटीज। तो कौन कौन सी यूटिलिटीज होती हैं, कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं? सबसे पहले आपका फिनिशिंग, फिनिशेस। तो फिनिशिंग में क्या आएगा आपका? जैसे कि प्लास्टर आ गया, पॉइंटिंग आ गया, ठीक है, प्लास्टर, पॉइंटिंग, फ्लोरिंग, पेंटिंग, ये सब किस में आएगा? आपका फिनिशिंग के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज बिल्डिंग सर्विसेज, जैसे कि प्लम्बिंग। प्लम्बिंग का वर्क आपका किस में आएगा? सर्विसिंग के अंदर आएगा। इलेक्ट्रिकल सर्विसिंग जो आएगी वो आपकी बिल्डिंग सर्विसिंग के अंदर आएगी। HVAC, ये आजकल करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है। हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, ये भी आपका किस में आएगा? बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर आएगा। अब हम आगे की साइड फाउंडेशन को डीप में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म बिल्डिंग के अंदर कैसे होता है। लोड किस तरीके से बिल्डिंग के अंदर ट्रांसफर होता है। तो बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि लोड कैसे आता है। बिल्डिंग में जब हम मूव करते हैं, जब भी उसके अंदर हम फर्नीचर रखते हैं और सामान रखते हैं, तो दैट इज वन काइंड ऑफ लोड। दूसरा, जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जितने भी बिल्डिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि डोर्स हो गया, विंडो हो गया, आपके जो है बीम हो गया, कॉलम हो गया, उन सबका भी कुछ एक वेट होता है, इन सबका भी कुछ एक वेट होता है। तो वो वेट जो है, वो वेट भी किस में आएगा? वो वेट भी किस में आएगा? आपका लोड में आएगा। तो जो आपका फर्नीचर का लोड हो गया, आपका खुद का लोड हो गया, जो आपका बिल्डिंग के जो एलिमेंट्स हैं उनका खुद का लोड हो गया, ठीक है, दैट इज द लोड ऑफ द विच कम्स ऑन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के ऊपर आता है, ठीक है। अब ये लोड ट्रांसफर कैसे होता है, इसको हम देखते हैं लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म से। तो सबसे पहले जो लोड आएगा, मान लिया हम पहले एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लिया आपका ये बहुत सिंपल जो है बिल्डिंग है, जो ये इस तरीके से है, ये आपका एक रूम है,
और ये नीचे की साइड आप देख रहे हो ये फाउंडेशन है, ठीक है। ये नीचे की साइड क्या है, ये आपकी फाउंडेशन है, फाउंडेशन है, ठीक है। और ये आपका एक क्या है, आपका ये आपका एक सिंगल फ्लोर है, ठीक है। सिंगल फ्लोर में सबसे पहले लोड किस पे आएगा, सबसे पहले लोड आएगा आपका फ्लोर पे, यानी कि सबसे पहले लोड आएगा किस पे, आपका स्लैब पे। सबसे पहले आपका लोड किस पे आएगा, स्लैब पे आएगा। स्लैब पे आने के बाद जो स्लैब होगी वो बीम्स पे लोड ट्रांसफर कर देगी, यानी कि नीचे की साइड क्या होगी, इसके बीम होगी, ठीक है। नीचे की साइड क्या होगी, यहां पे एक ये बीम होगी, दिस इज द बीम, ये क्या होगी, बीम होगी, तो दिस इज द बीम। तो यानी कि स्लैब के बाद लोड किस पे आ जाएगा, स्लैब के बाद लोड आ जाएगा आपका बीम पे। बीम कहां लोड ट्रांसफर कर देगी, बीम कॉलम पे लोड ट्रांसफर कर देगी। ये क्या है आपका कॉलम, तो बीम के बाद लोड किस पे आ जाएगा, कॉलम पे आ जाएगा, ठीक है। और कॉलम अल्टीमेटली लोड कहां ट्रांसफर कर देगा, फाउंडेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले स्लैब पे लोड आया, फिर बीम पे लोड आया, फिर कॉलम पे लोड आया और फिर फाउंडेशन में लोड गया, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड द लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, कि ऊपर से नीचे लोड जो है आपका इस तरीके से ट्रांसफर होता है। और फाउंडेशन से अल्टीमेटली लोड आपका कहां चला जाएगा, सॉइल में चला जाएगा। यहां से अल्टीमेटली आपका लोड कहां चला जाएगा, सॉइल में चला जाएगा। तो दिस इज द लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म। कैसे हम लिखें यहां पे, सबसे पहले स्लैब में आया, सबसे पहले स्लैब में आया, स्लैब के जाने के बाद फिर बीम में आया, बीम के बाद फिर कॉलम में आया, और कॉलम के बाद कहां गया, कॉलम के बाद आपका गया फाउंडेशन में, और फाउंडेशन के बाद आपका कहां गया, सॉइल में। अल्टीमेटली आपका लोड कहां चला जाएगा, सॉइल में चला जाएगा। तो दिस इज द लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेजेस इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग को किस तरीके से बनाया जाता है, उसकी स्टेजेस क्या हैं, पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, बीच में क्या करेंगे। तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये भी आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेजेस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये हम देखते हैं किस तरीके से बिल्डिंग की स्टेजेस कितनी है, कितनी स्टेजेस में बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर पोस्ट कंस्ट्रक्शन। तो सिंपल है बहुत ज्यादा, प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले देखते हैं प्री कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन जो है मेनली प्लानिंग और डिजाइनिंग का फेज होता है। प्लानिंग डिजाइनिंग का मतलब इसमें कुछ करते नहीं है, सिर्फ इसमें जितना भी काम होता है कागज पे होता है। हम ये देखेंगे हमें कितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, हम जहां पे बिल्डिंग बना रहे हैं वहां पे पॉसिबल भी है बिल्डिंग बनाना या नहीं, ठीक है। वहां पे ऐसा तो नहीं है कि क्या नाम है, वहां पे जो जगह है वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो जगह है उसकी सॉइल की जो बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, वहाँ पे बिल्डिंग बन ही नहीं सकती है, ठीक है। हाई फ्लोर बिल्डिंग जो है वहाँ पे बना ही नहीं सकते हैं। फिजिबिलिटी चेक करेंगे वहाँ पे हम कि बन भी सकती है नहीं बन सकती, ठीक है। कितना बजट, कितना पैसा लग जाएगा बिल्डिंग को बनाने के लिए हम चेक करेंगे, ठीक है। अगर बिल्डिंग बन सकती है तो उसमें जो है आपका बीम्स कितनी लेंथ की बीम होंगी, कितने कॉलम कितनी कितनी लेंथ की होंगी, उसकी डिजाइनिंग कैसी होगी बिल्डिंग की, ये हम प्लान करते हैं। सिर्फ पेपर पे प्लानिंग चलती है। तो दिस इज द प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेज, जिसमें काम सारा पेपरों पे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशिएशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन करेंगे, उसकी नीड को डिफाइन करेंगे कि किस वजह से हमें बिल्डिंग बनानी है, हमारी नीड क्या है बिल्डिंग को बनाने की, ठीक है। उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे कि बन भी सकती है नहीं। हाई फ्लोर आपने 20 माले की बिल्डिंग कहा, 20 माले की बिल्डिंग बन भी सकती है, उतनी सॉइल की वहां पे बियरिंग कैपेसिटी है भी, इतना लोड बियर भी कर लेगी वो सॉइल, ठीक है। फिर उसका बजट तय करते हैं कि जो है उसका टोटल एस्टिमेट कितना आएगा, उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आ सकती है। फिर डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग में क्या करते हैं, अगर मान लिया आपका प्रोजेक्ट भी सही, उसकी नीड भी सही आ रही है, फिजिबिलिटी यानी कि बन भी सकती है और आपके पास बजट भी है, तो हम क्या करेंगे, फिर डिजाइनिंग करेंगे। आर्किटेक्ट को बुलाएंगे, उस बिल्डिंग का डिजाइन करवाएंगे कि हमें कितने कमरे चाहिए, उनकी स्पेस इतना होना चाहिए। स्ट्रक्चरल डिजाइनर को बुलवाएंगे, वो आपका बीम का साइज बताएगा कि इतने साइज की बीम बनेगी जो इतना इतना लोड ले पाएगी, ठीक है। आर्किटेक्ट क्रिएट द डिटेल ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन एंड ब्लूप्रिंट तैयार करेगा उसका, ठीक है। फिर परमिटिंग, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपका सारा डिजाइन वगैरह सब तैयार हो गया, उसके बाद आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर मान लिया बिल्डिंग ऐसी जगह पे बन रही है जहां पे जो है फॉरेस्ट एरिया है, तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो है या फिर आपको इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट से जो है आपको वहां से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो गया या फिर आपका रोड प्रोजेक्ट हो गया, जहां पे आपको जंगल वाली एरिया से आपकी रोड निकालनी है, तो वहां पे आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो है परमिशन लेनी पड़ती है कि यहाँ पे हमें रोड बनानी है, तो हमें इसकी परमिशन दी जाए। तो क्या करेंगे, हम परमिशन लेंगे यहाँ से, हम ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल्स फ्रॉम द अथॉरिटीज।
ठीक है, साइट प्रिपरेशन। उसके बाद जब हम सब काम हो जाएगा, हमारा परमिशन भी मिल गया, डिजाइनिंग भी हो गया, हमने फिजिबिलिटी भी चेक कर ली, उसके बाद क्या करेंगे, साइट प्रिपरेशन करेंगे। जो भी आपकी लैंड है उसको क्लीन करोगे, अगर उसमें घास वास उग रही है, वहां पे कूड़ा करकट पड़ा है, उस सबको हटाओगे वहां से, ठीक है, क्लीनिंग करोगे। क्लियरिंग द लैंड, एक्सकवेशन, अगर वहां पे एक्सकवेशन की रिक्वायरमेंट, अगर आपको वहां पे फाउंडेशन देनी है, बहुत डीप फाउंडेशन देनी है, तो वहां पे आपको एक्सकवेशन भी करनी पड़ेगी। तो एक्सकवेशन, सॉइल टेस्टिंग, वहां की आपकी सॉइल को टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेटिंग बाउंड्रीज, उसकी बाउंड्री बनाओगे कि ये इस एरिया में हम क्या करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन फेज। अब हमने ये सारा काम कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन फेज करेंगे। अब हम उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे बनाने वाले प्रोसेस में सबसे पहले क्या करेंगे, फाउंडेशन। सबसे पहला मेन काम होता है आपका उसकी फाउंडेशन बनानी। तो फाउंडेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सकेवेशन होता है, खुदाई करनी पड़ेगी वहां की, जितनी एरिया में आपको फाउंडेशन बनानी है, ठीक है। उसके बाद उसका एक बेस बनाएंगे, ठीक है। हम नीचे की साइड आपने देखा होगा कंक्रीट बेस बनता है आजकल, उसको राफ्ट फाउंडेशन बोलते हैं। बहुत ज्यादा एरिया के अंदर हम कंक्रीट बिछाते हैं, सरिया बिछाते हैं, रेनफोर्स कंक्रीट बनाते हैं, तो ऐसी फाउंडेशन को हम बोलते हैं राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है। तो फाउंडेशन बनाएंगे, उसके बाद सब स्ट्रक्चर बनाएंगे। बिल्डिंग द प्लिंथ बीम, हम प्लिंथ बीम डालेंगे, ठीक है। नीचे की साइड जो बीम डलती है, जो नीचे की साइड यानी कि फाउंडेशन में जो बीम डलती है, उसको बोलते हैं प्लिंथ बीम। तो प्लिंथ बीम की अगर रिक्वायरमेंट है तो प्लिंथ बीम डालेंगे, और ग्राउंड लेवल स्ट्रक्चर, और जो ग्राउंड लेवल का स्ट्रक्चर है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम सुपर स्ट्रक्चर बनाएंगे, इरेक्टिंग कॉलम्स, बीम्स, वॉल्स। तो जितने भी आपके कॉलम्स, बीम्स, वॉल जो आएंगे, स्लैब वगैरह, वो सारे के सारे आपके सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे। फिर आपका सुपर स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका सुपर स्ट्रक्चर पूरा बन जाएगा, फिर आप करोगे उसकी रूफिंग, इंस्टॉलिंग द रूफ स्लैब एंड वाटर प्रूफिंग, और उसके ऊपर क्या करोगे आप, वाटर प्रूफिंग करोगे, ताकि अंदर ऊपर से जो मॉइस्चर नीचे ना जा सके। उसके बाद MEP, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। M फॉर मैकेनिकल, E फॉर इलेक्ट्रिकल और P फॉर प्लम्बिंग। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग जो है वो सारी उसके अंदर, वैसे तो ये सारी चीज जो है साथ के साथ ही होती है, जैसे ही आप चलता रहेगा आपका काम, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग भी जो है आपकी साथ की साथ हर एक फ्लोर पे चलती रहेगी, ठीक है। तो इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्लम्बिंग पाइप्स विद इन द वॉल्स एंड द स्लैब्स, ठीक है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन फेज। कंस्ट्रक्शन फेज के बाद क्या आएगा आपका, फिनिशिंग एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन फेज। इसके अंदर जो है आपका क्या आएगा, सबसे पहले प्लास्टरिंग। अगर आप जो सरफेस है आपकी वॉल्स की, जो एक्सटर्नल सरफेस है, उसके ऊपर आप सीमेंट पेस्ट, सीमेंट सैंड का पेस्ट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड, और उसकी फिनिशिंग करते हैं अच्छी तरह, फ्लैट फिनिशिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लास्टरिंग, ठीक है। अप्लाई प्लास्टर टू द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स। उसके बाद फ्लोरिंग एंड टाइलिंग, लेइंग द टाइल्स, स्टोन्स एंड अदर फ्लोरिंग मटेरियल ऑन द फ्लोर। जो आपकी स्लैब है, वो पहले तो कंक्रीट स्लैब थी, उसके ऊपर जो है आप जब टाइलिंग डालते हो उसको बोलते हैं हम फ्लोरिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इंस्टॉलिंग डोर्स, विंडोज, कैबिनेट्स, पेंटिंग, फिनिशेस, पेंटिंग वगैरह सब इंटीरियर में जो आएगा वो आपका इंटीरियर वर्क्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिक्सचर्स, इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। अब क्या करेंगे, आपने पाइप, जो प्लम्बिंग पाइप्स और जो आपने इलेक्ट्रिकल पाइप्स जो थे वो तो पहले डाल लिए थे, मगर अब लाइटें वगैरह लगाना, ये सारा का सारा काम किस में आएगा, लाइट लगाना, पाइप जो है आपकी टैप्स लगानी उसके अंदर, ठीक है, वो सारा आपका फिनिशिंग के अंदर, फिक्सचर के अंदर आएगा, ये सारा आपका फिक्सचर के अंदर आएगा। फिर इंस्पेक्शन एंड हैंडओवर, उसके बाद सारी बिल्डिंग को आप एक बार इंस्पेक्ट करोगे और जिसके लिए बनाई थी उसको हैंडओवर कर दोगे, ठीक है। फाइनल चेक, क्वालिटी एश्योरेंस, सारी क्वालिटी चेक करोगे, ऑब्टेन द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एंड हैंडिंग ओवर दी की। उसके बाद जो भी उसकी की वगैरह होंगी वो सारी आप उसको, जिसने बनवाई थी बिल्डिंग, उसको हैंडओवर कर दोगे। तो दिस इज द टोटल स्टेजेस इन दी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो ये आपकी स्टेजेस हो गई इसके अंदर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। अब हम इसके अंदर देखते हैं जो फाउंडेशन है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि फाउंडेशन पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग स्ट्रक्चर का। तो फाउंडेशन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये आपका 2008 में आया था, हो सकता है ये, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार आपका आ जाए। तो फाउंडेशन क्या है, इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, सबसे नीचे वाला पार्ट जो है, जो कि आपके सॉइल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है, उसको हम फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक है। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज लोकेटेड बिलो द ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड से नीचे होता है, जिससे आप फिगर देख रहे हो, तो जो ग्राउंड से नीचे वाला पार्ट है, उस सारे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं। इट ट्रांसमिट लोड, और ये लोड कैसे ट्रांसमिट करता है, हमने देखा था फाउंडेशन में सबसे आखिरी लोड आता है, और ये लोड कहां जाता है, ये नीचे की सॉइल में लोड चला जाता है, यानी कि धरती में ये लोड चला जाता है, ठीक है। तो इट ट्रांसमिट द लोड, डेड लोड, लाइव लोड। लोड कौन कौन सा, डेड लोड जो कि खुद स्ट्रक्चर का खुद का लोड होगा,
बीम्स का, कॉलम्स का, फ्लोर का, जो भी खुद का लोड होगा, दैट इज कॉल्ड डेड लोड। उसको, उस लोड को हम क्या बोलते हैं? डेड लोड बोलते हैं, जो कि बिल्डिंग का खुद का वेट होता है। डेड लोड, लाइव लोड, लाइव लोड का मतलब फर्नीचर का लोड आ गया, जो उसमें आदमी वगैरह रह रहे हैं उनका लोड आ गया, ठीक है। और कुछ अदर लोड भी अगर होगा तो वो सारा आपका लोड के अंदर आ जाएगा। ये सारा लोड जो है आपका इट ट्रांसमिट द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड। ये क्या करेगा? अल्टीमेटली ग्राउंड में आपका जो है लोड, सॉइल पे आपका लोड जो है ट्रांसफर कर देगा। द ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन रेस्ट इज कॉल्ड द फाउंडेशन बेड। अब ये जो नीचे की सरफेस है, जो नीचे की सरफेस है जिसपे रेस्ट करेगी फाउंडेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? फाउंडेशन बेड बोलेंगे। द फाउंडेशन बेड अल्टीमेटली बियर द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि अल्टीमेटली जो आपका लोड जाएगा वो किस पे जाएगा? आपका फाउंडेशन बेड पे लोड जाएगा, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है? सबसे पहला पर्पस तो इसका क्या है? लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। किसमें? नीचे की सॉइल में, ठीक है। ग्राउंड में जो है लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना, और लोड कहां से आ रहा है? सुपर स्ट्रक्चर से लोड आ रहा है, ठीक है। फाउंडेशन डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर टू द लार्ज एरिया, ठीक है। ये क्या करता है? जो सुपर स्ट्रक्चर से आने वाला लोड है उसको बहुत बड़े एरिया के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। मान लिया आपकी बिल्डिंग तो ऐसी थी, ये आपकी बिल्डिंग थी, तो आपने इस बिल्डिंग के नीचे फाउंडेशन कुछ इस तरीके से बना दी, यानी कि चौड़ी फाउंडेशन बनाई। तो ये लोड तो आ रहा था आपका पॉइंट लोड, मगर इसको आपने बहुत बड़े एरिया के थ्रू इसको ट्रांसफर किया, ठीक है। इस पॉइंट लोड को आपने बहुत बड़े एरिया के थ्रू ट्रांसफर किया, जो कि आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होएगा, जो कि आपकी जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया बड़ा हो गया तो आपका प्रेशर क्या हो गया? यहां पे रिड्यूस हो गया, क्योंकि प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, ठीक है। तो जितना बड़ा एरिया होगा उतना प्रेशर आपका कम हो जाएगा। तो यहां से प्रेशर आ रहा था, यहां से आपका लोड आ रहा था, और लोड में आपने क्या कर दिया? हमने एरिया इंक्रीज कर दिया। फुटिंग हमने फाउंडेशन बना के, फाउंडेशन चौड़ी बना के, हमने चौड़ी फाउंडेशन बनाई, बहुत जो है वाइड फाउंडेशन बनाई। तो वाइड फाउंडेशन बनाने की वजह से आपका जो एरिया है वो आपका बढ़ गया, और एरिया बढ़ने की वजह से आपका जो प्रेशर है, जो ऊपर से आने वाला प्रेशर था, वो आपका रिड्यूस हो गया। तो इसका मेन काम ये है फाउंडेशन का, कि प्रेशर को रिड्यूस करता है, जो आपका लोड है उससे आने वाले प्रेशर को रिड्यूस करता है, और उस लोड को आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसमें? फाउंडेशन में। इस फाउंडेशन में ये लोड को क्या करेगा? इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो फाउंडेशन डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर टू द लार्ज एरिया सो एज द इंटेंसिटी ऑफ द लोड एट इट्स बेस डज नॉट एक्सीड द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सब सॉइल। अब ये जो नीचे की सॉइल है उसकी भी अपनी एक बेयरिंग कैपेसिटी है, तो वो इतने प्रेशर को इतना रिड्यूस कर देगा कि वो बेयरिंग कैपेसिटी से मैच हो जाए, यानी कि जो बेयरिंग कैपेसिटी है उसी के बराबर वो हो जाए, ताकि जो सॉइल है वो आपके लोड को बियर कर सके, ठीक है। जो कि उसकी खुद की, जो सॉइल की खुद की बेयरिंग कैपेसिटी है वो इसके उस जो लोड है वो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो जाए या उससे कम रहे, ठीक है। ये फाउंडेशन इस चीज को इंश्योर करती है कि जो आपका प्रेशर आ रहा है, जो आपका ऊपर से लोड आ रहा है, वो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी से या तो कम हो या फिर उसके बराबर हो, ठीक है। दूसरा पर्पस क्या है? फाउंडेशन सपोर्ट द सुपरस्ट्रक्चर। ये जो फाउंडेशन है वो सुपरस्ट्रक्चर को होल्ड करती है, उसको बनाए रखती है, मतलब कैरी करती है। इट प्रोवाइड्स द सेफ्टी टू द स्ट्रक्चर अगेंस्ट द अंडरमाइनिंग, स्कोरिंग ड्यू टू द एनिमल्स, फ्लड वाटर। जैसे कि मान लिया चूहों ने जो है नीचे से मिट्टी काट देंगे अगर, तो क्या होगा? बिल्डिंग जो है इस तरीके से नीचे से धस सकती है, ठीक है। तो ये अंडरमाइनिंग को रोकती है और फ्लड वाटर को जो है प्रिवेंट करती है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स लेवल्ड एंड हार्ड सरफेस टू द सुपरस्ट्रक्चर। ये आपके सुपरस्ट्रक्चर को जो है एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करती है, एक हार्ड सरफेस प्रोवाइड करती है, ओवर विच द सुपरस्ट्रक्चर कैन बी बिल्ड, जिसके ऊपर आप सुपरस्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हो। फाउंडेशन गिव द लेटरल स्टेबिलिटी। ये इसको लेटरल स्टेबिलिटी भी दे सकता है। लेटरल स्टेबिलिटी का मतलब ऐसे मूवमेंट, ठीक है। ये इस तरीके से लेटरल मूवमेंट को रोकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हैवी फाउंडेशन होती है। तो इस हैवी फाउंडेशन को इस तरीके से, अगर मान लिया कोई लोड भी लगेगा विंड की वजह से या कोई रेन की वजह से, ठीक है, या फिर अर्थक्वेक की वजह से अगर लेटरल लोड लगता है, तो इसका वेट इतना बढ़ जाता है फाउंडेशन का कि इसको लेटरल ट्रांसमिट होने, लेटरल जो है इसका मूवमेंट जो है, लेटरल मूवमेंट को ये प्रिवेंट करता है, रोकता है, ठीक है। तो फाउंडेशन गिव्स लेटरल स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स सच एज विंड, रेन, अर्थक्वेक, ठीक है। इनकी वजह से आने वाली जो हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं, इन सारी हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से होने वाले जो लेटरल मूवमेंट है, उस लेटरल मूवमेंट को ये रोकती है फाउंडेशन। नेक्स्ट इज द सुपरस्ट्रक्चर। अब हम सुपरस्ट्रक्चर देखते हैं। सुपरस्ट्रक्चर जो है 2008 में पूछा गया था। तो द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग,
जो ऊपर का पार्ट है बिल्डिंग का, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड द सुपर स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। ये आपका सुपर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, जिसमें आपने देखा कि ये बीम आ गया, दिस इज बीम, दिस इज कॉलम, ये सारे कॉलम, और ये बीच में आप देख रहे हो दिस इज स्लैब, दिस इज स्लैब। तो बीम, कॉलम, स्लैब, और ये रूफ, दिस इज रूफ। तो बीम, कॉलम, स्लैब और रूफ जिसमें आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, आपका सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज अबव ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के ऊपर होता है, ग्राउंड लेवल, इज कॉल्ड द सुपर स्ट्रक्चर। इट ट्रांसमिट द लोड। कौन सा लोड ट्रांसमिट करते हैं, ये भी डेड लोड, लाइव लोड और अदर लोड को ट्रांसमिट करते हैं, मगर कहां ट्रांसमिट करते हैं, ये फाउंडेशन में लोड को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। यहां पे आने वाला जितना भी लोड है पहले रूफ पे आएगा, रूफ से फिर बीम पे जाएगा, बीम से फिर कॉलम पे आएगा, ठीक है। कॉलम के बाद फाइनली लोड कहां चला जाएगा, फाउंडेशन में चला जाएगा। तो इट ट्रांसमिट लोड, कौन कौन सा लोड, डेड लोड, लाइव लोड एंड अदर लोड्स ऑफ द स्ट्रक्चर टू द फाउंडेशन। कहां लोड ट्रांसमिट करेंगे, फाउंडेशन में लोड ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। और फाउंडेशन कहां ट्रांसमिट करेगी, फाउंडेशन आपकी ग्राउंड में ट्रांसमिट करेगी, ठीक है, सॉइल में ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। द की कंपोनेंट्स ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर्स आर वॉल्स, कॉलम्स, बीम्स, स्लैब, रूफ्स और स्टेयर्स, ठीक है। ये सारे के सारे आपके सुपर स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस वही है, सबसे पहले लोड का सपोर्ट करना। इट कैरीज ओन वेट, ये जो सुपर स्ट्रक्चर है एक तो अपना खुद का भार संभालता है, दूसरा जो इसमें फर्नीचर वगैरह जो आप रखते हो, जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह आप बिल्डिंग के अंदर रखते हो, उनका वेट लेता है और आपका खुद का वेट लेता है, ठीक है। तो ये जो है सारा डेड लोड, लाइव लोड, खुद का लोड जो है, जितना भी लोड है वो ये सुपर स्ट्रक्चर कैरी करता है, ठीक है। उसके बाद ये लोड को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर लोड, डायरेक्ट दीज लोड टू द फाउंडेशन। ये लोड कहां पे ट्रांसफर करता है, फाउंडेशन में लोड ट्रांसफर करता है, एंड इवेंचुअली टू द ग्राउंड, और फाइनली जो लोड कहां ट्रांसफर हो जाता है, आपका ग्राउंड में लोड ट्रांसफर हो जाता है। प्रोवाइड यूजेबिलिटी, दूसरा फंक्शन क्या है इसका, यूजेबिलिटी है, यानी कि यही एक पोर्शन ऐसा है जिसको आप इस्तेमाल करते हो। आप फाउंडेशन का कभी इस्तेमाल नहीं करते, हम कभी भी फाउंडेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फाउंडेशन में जाके हम बेड नहीं बिछाते हैं, हम बेड हमेशा सुपर स्ट्रक्चर में बिछाते हैं। हम कभी भी जो है किचन वगैरह जो है फाउंडेशन में नहीं लगाते हैं, हम सुपर स्ट्रक्चर में ही हमारे सारे काम होते हैं। बाथरूम, लेटरीन, जितने भी सब काम होंगे वो सारे के सारे आपके सुपर स्ट्रक्चर में होंगे, ठीक है। क्रिएट्स द एनक्लोज्ड फंक्शनल स्पेस फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस, रेजिडेंस, ऑफिसेज जितने भी बनेंगे, जितने भी आपका जो फंक्शनल यूज होगा वो सारा का सारा आपका सुपर स्ट्रक्चर में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फुटिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फुटिंग क्या है, फुटिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और कभी कभी फुटिंग और फाउंडेशन में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो फुटिंग इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ फाउंडेशन। फुटिंग भी क्या है, ये एक फाउंडेशन का पार्ट है, ठीक है। दिस इज द, इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन। कौन सा पार्ट है, ये लोएस्ट पार्ट है फाउंडेशन का। तो जैसे कि आप ये बहुत सारी फुटिंग, छोटी छोटी फुटिंग्स देख रहे हो, तो ये छोटी छोटी फुटिंग्स जो हैं, दीज आर फाउंडेशंस, ये सारी फाउंडेशंस हैं, मगर ये क्योंकि ये डायरेक्टली सॉइल के कॉन्टेक्ट में है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो है आपकी फुटिंग्स हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी किस कॉन्टेक्ट में है, सॉइल के कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। इट रिमेन्स डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड विद द सब सॉइल, जितने भी नीचे की सॉइल हैं उन सब में ये जो है क्या रहती है, कॉन्टेक्ट, उसके डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहती है, ठीक है। जो इसके ऊपर वाला पार्ट है और ग्राउंड से नीचे है, उस पूरे को हम फाउंडेशन बोलेंगे, इस पूरे पार्ट को हम फाउंडेशन बोलेंगे, मगर जो नीचे, सबसे नीचे वाला पार्ट है उसको हम फुटिंग बोलेंगे, जो आपके डायरेक्टली जो है ग्राउंड से सपोर्टेड है, जो आपके डायरेक्टली जो है ग्राउंड को कांटेक्ट कर रहा है, जो नीचे की सॉइल को कांटेक्ट कर रहा है, उसको हम फुटिंग बोलेंगे। तो जितनी भी आप देख रहे हो ये सारी की सारी जो हैं, ये सारी आपकी फुटिंग्स हैं। इट स्प्रेड्स द बिल्डिंग्स वेट, ये आपके बिल्डिंग को वेट को जो है स्प्रेड करता है, ठीक है, चारों तरफ दिशाओं में फैलाता है। फ्रॉम वॉल्स, कॉलम्स, ओवर वाइड एरिया ऑफ द सॉइल, बहुत बड़े सॉइल एरिया के अंदर ये आपका करता है, लोड को स्प्रेड करता है, ठीक है। तो ये सारे हमने अब जो है हमारा टॉपिक खत्म हो गया। तो हमारे ये क्वेश्चंस जो हैं आपके पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे गए हैं। सेग्रीगेशन ब्लीडिंग पूछा गया था आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, फिर 2 लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ऑन कॉन्क्रीट, ये भी हमारा हो गया। M10, M15, M30 क्या होता है ये पूछा गया था। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ लिया है। कॉन्क्रीट के ऊपर कौन कौन से टेस्ट, ये सारे हमने कर लिए हैं, ठीक है। RCC पूछा गया था, एलिमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लिस्ट आउट द वेरियस स्टेजेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, ये भी हमने कर लिया। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ द फाउंडेशन, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो है फाउंडेशन आपकी होती हैं।
थैंक यू।